नमस्कार, मैं अनूप भार्गव विश्व हिंदी सचिवालय और हिंदी से प्यार है समूह के द्वारा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय, शिक्षा, तृतीयक शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मॉरिशस, भारतीय उच्चायोग मॉरिशस और ओसाका विश्वविद्यालय जापान तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल के सहयोग से संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द मैं कहना चाहूंगा। इस कार्यक्रम की जो श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की थी करीब 3 महीने पहले, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि हम हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में युवाओं की अभिरुचि पैदा करें, उन्हें पढ़ने के लिए उत्साहित करें। इस श्रृंखला में हम अब तक पहला जो हमारा सत्र हुआ था वो कहानी पर था, उसके बाद हमने एक नाटक पर किया और आज हम अपना ये सत्र उपन्यास को समर्पित कर रहे हैं। और इसके बीच में हमारे बीच में बहुत से विद्वान शामिल हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी हमारे बीच में हैं। उप महासचिव शुभंकर मिश्र जी हमारे साथ में हैं। साथ में प्रतिभागियों के रूप में मैं स्वागत करना चाहूंगा युजुकी सासाकी जी का, जो कि बीए हिंदी में तृतीय वर्ष की विद्यार्थी हैं। साथ में हैं गायत्री देवी कालीचरण, मधु कुमारी जी, और हमारे वक्ताओं के रूप में हमारे बीच में हैं प्रोफेसर वेद प्रकाश सिंह, जो कि ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। हमारे दूसरे वक्ता होंगे डॉक्टर कृष्ण कुमार झा, हिंदी विभागाध्यक्ष, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस से। और तीसरी वक्ता हैं डॉक्टर संजीता वर्मा, जो कि हिंदी विभागाध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल से हैं। आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंग्यकार डॉक्टर सूर्यबाला जी उपस्थित होंगी। मैं यहाँ बता दूं कि उनकी कुछ अस्वस्थता के कारण वो शायद पूरी तरह से कैमरे पर नहीं रह पाए, लेकिन उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मायने रखती है और मैं इन सब का स्वागत करता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के लिए। डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदया एवं वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला जी, विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, ओसाका विश्वविद्यालय जापान के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश सिंह जी, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण कुमार झा जी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल की हिंदी विभागाध्यक्षा डॉक्टर संजीता वर्मा जी, हिंदी साहित्य की विद्यार्थिनियां श्रीमती मधु कुमारी जी, सुश्री युजुकी सासाका जी एवं कुमारी गायत्री देवी कालीचरण जी, विश्व हिंदी सचिवालय से तकनीकी सहयोग कर रहे श्री मनदीप सहारन जी, श्री प्रकाश वीर जी एवं डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ जी, साहित्य प्रेमियों, आप सबको सादर सप्रेम नमस्ते। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि के इस तृतीय संस्करण में आज हम हिंदी उपन्यास के पठन पाठन पर विचार करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य की अत्यधिक लोकप्रिय विधा है उपन्यास। वास्तविकता और कल्पना दोनों को साथ लेकर
उपन्यास मनुष्य के जीवन के रहस्यों को कैसे उद्घाटित करता है, इसकी जानकारी वर्तमान समय के सिद्धस्थ हिंदी उपन्यासकार डॉक्टर सूर्य बालाजी आज हमें प्रदान करेंगी। डॉक्टर सूर्य बालाजी का मैं उमंग के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। जापान से ओसाका विश्वविद्यालय, नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय और मॉरिशस के महात्मा गांधी संस्थान में बीए और एमए के स्तर पर हिंदी उपन्यासों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन और अध्यापन होता है। इन तीनों देशों में उच्च शिक्षा के स्तर पर पाठ्यक्रम में हिंदी में कौन से उपन्यास निर्धारित हैं और इन उपन्यासों के पठन के प्रति विद्यार्थी किस प्रकार दिलचस्पी दर्शाते हैं तथा उनकी रुचि को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर प्रोफेसर वेद प्रकाश सिंह जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार झा जी एवं डॉक्टर संजीता वर्मा जी के वक्तव्यों से हम प्राप्त कर पाएंगे। तीनों प्रबुद्ध वक्ताओं का मैं आदर भाव के साथ स्वागत करती हूँ। हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी का मार्गदर्शन और प्रेमपूर्ण सहयोग हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है। आज आपने मन संचालन का दायित्व संभालना सहर्ष स्वीकार किया है। आदरणीय श्री अनूप भार्गव जी का मैं स्वागत करती हूँ। जिन युवा प्रतिभागियों को आज हमें सुनने का अवसर प्राप्त होगा, वे अपने देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे युवाओं का इस आभासी कार्यक्रम में स्वागत करना मेरे लिए सही में सुखद अनुभूति है। नेपाल से श्रीमती मधु कुमारी जी, जापान से सुश्री युजुकी सासाकी जी और मॉरिशस से कुमारी गायत्री देवी कालीचरण का तहे दिल से स्वागत है। विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करती हूँ। साथ में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों का हृदय से स्वागत है। सबको नमन है। बहुत धन्यवाद। मैं माफी, हाँ माधुरी जी नमस्कार और धन्यवाद आपका इस स्वागत भाषण के लिए। अब हम सीधे कार्यक्रम पर चलते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि इस कार्यक्रम में हम विश्व में फैले हुए युवाओं को इस मंच पर लेकर आना चाहते हैं और उनके प्रति साहित्य में अभिरुचि को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस श्रृंखला में हम अलग अलग कार्यक्रम, हर कार्यक्रम में अलग अलग देशों से कुछ प्रतिभागियों का चुनाव करते हैं और आज हमें खुशी है कि हमारे इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए पहले प्रतिभागी के रूप में युजुकी सासाकी, जो कि हिरोशिमा जापान से हैं, हमारे बीच में हैं। युजुकी सासाकी ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ रही हैं। उन्हें हिंदी पढ़ना और भारतीय खाना बहुत पसंद है। वो एक कार्यक्रम में पिछले दिनों भारत गई थी और इस भारत यात्रा में उन्होंने बहुत ही आनंद लिया। भारत के लोगों को हिंदी में बात करने का उन्हें मौका मिला, उसकी उन्हें बहुत खुशी है। मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका कि वो हमारे बीच में आए और हमसे बात करें। और जैसा कि मुझे पता लगा है, युजुकी सासाकी बात करने जाएंगी आज गीतांजलि श्री के प्रसिद्ध उपन्यास रेत समाधि, जिसे हाल ही में ब्रुकर पुरस्कार मिला है। तो स्वागत है युजुकी सासाकी का। धन्यवाद। आप अनम्यूट करें अपने आप। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम युजुकी सासाकी है।
मैं ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ रही हूँ। मैं तीसरे वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं एक हिंदी उपन्यास के बारे में बात करूंगी। इस उपन्यास का नाम रेत समाधि है। गीतांजलि श्री जी ने ये उपन्यास लिखा था। उन्होंने ये उपन्यास 2018 में लिखा। पिछले साल 2022 में इस उपन्यास को अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान मिला है। इस उपन्यास की मुख्य पात्र एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम माँ है। वो 2 बच्चों की माँ भी है। उसके पति का देहांत हो चुका है। वो अपने बेटे के साथ रहती है और उस बेटे का नाम बड़े है। उसके बेटे के 2 बेटे हैं। छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है और बड़ा बेटा साथ में रहता है। बूढ़ी माँ की एक बेटी भी है और वो अब अकेली रहती है। बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी रहती है और वो नहीं उठना चाहती है। बड़े का छोटा बेटा अपनी दादी के लिए एक सुंदर छड़ी लाता है। एक दिन वो बूढ़ी माँ उस छड़ी को साथ कहीं गायब हो जाती है। बाद में वो एक पुलिस स्टेशन में मिलती है। उसकी बेटी उसे अपने घर ले जाती है। माँ की एक दोस्त है जिसका नाम रोजी है। एक दिन उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद बूढ़ी माँ अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान जाती है, लेकिन वो बिना वीजा पाकिस्तान की कई जगहों पर जाती है। उसकी बेटी नहीं जानती है कि उसकी माँ के मन में क्या है, लेकिन बूढ़ी माँ किसी अनवर से मिलने के लिए पाकिस्तान में अनेक जगहों पर जाती है। अंत में माँ अपने पूर्व पति बीमार अनवर से मिलकर अपनी बात कहती है और अपने फिर वापस नहीं आने के लिए माफी मांगती है। विभाजन के समय उसका अपहरण हो जाती है। फिर वो किसी तरह भारत आ जाती है। अब 80 साल की उम्र में अपने पति के मरने के बाद वो अपने पुराने पति से मिलने पाकिस्तान आती है। बुरे और बीमार अमर से के घर से निकलते ही बूढ़ी माँ को गोली मार दी जाती है। ये उपन्यास भारत पाकिस्तान के बंटवारे की दुखद कहानी के बारे में भी हमें बताता है। मैं अब हिंदी के ऐसे उपन्यासों को कक्षा में पढ़ रही हूँ। हिंदी के उपन्यासों को पढ़ना कभी कभी मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि उनमें अनेक मुश्किल शब्द या वाक्य होते हैं, लेकिन मुझे हिंदी उपन्यासों को पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि हिंदी साहित्य को पढ़ने से मेरी हिंदी अच्छी होगी। साथ ही अगर मैं बहुत सारे हिंदी उपन्यासों और कहानियों को पढ़ती हूँ तो भारत के समाज लोगों की जीवन के बारे में भी मैं जान सकती हूँ। मैं हिंदी उपन्यासों कक्षा में पढ़ने के बाद मुश्किल शब्दों को शब्दकोश में खोजकर अपनी कॉपी में लिखती हूँ। उसके बाद अपने घर पर मैं उन वाक्यों को पढ़कर याद भी करती हूँ। अगर मैं हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासों को जानती हूँ तो तब जब मैं भारतीय लोगों से मिलती हूँ तब मैं अपने ज्ञान से उन लोगों से और अच्छी बात भी कर सकूंगी। मैं भारतीय महिलाओं से जुड़ी विभिन्न सामाजिक समस्याओं या भारत के अनेक प्रेम के उपन्यासों के बारे में सीखना चाहती हूँ। अगली कक्षा में मैं गुनाहों का देवता उपन्यास पढ़ूंगी। रेत समाधि से पहले मैंने प्रेमचंद का गोदाम उपन्यास भी पढ़ा है। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। युजी की आप म्यूट हो गई हैं। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद युजी जी। आपने बहुत ही
संक्षेप में और बहुत ही अच्छे तरीके से एक बहुत बड़े उपन्यास रेत समाधि पर बात की, जिसकी चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन शायद हम में से कुछ लोग, काफी लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है। तो उसका एक संक्षिप्त परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं एक बात, छोटी सी बात मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि इस उपन्यास के अनुवाद ने जो इसे एक वैश्विक एक रिकॉग्निशन दिया है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदी साहित्य का विश्व में तभी स्थान, उसको सही स्थान मिल पाएगा जबकि उसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगली प्रतिभागी हमारे बीच में है गायत्री देवी कालीचरण, जो कि महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में तृतीय वर्ष की विद्यार्थिनी है हिंदी में, और हम उनका स्वागत करते हैं। वो उन्होंने क्या पढ़ा, उन्हें क्या उपन्यास में अच्छा लगता है, वो उसके बारे में बात करेंगी। गायत्री देवी कालीचरण। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गायत्री देवी कालीचरण है। मैं महात्मा गांधी संस्थान में बीए हिंदी तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। उपन्यास मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले वर्ष मैंने कर्मभूमि और कितने चौराहे उपन्यास का अध्ययन किया था, और द्वितीय वर्ष में गुनाहों की देवता एवं हम प्रवासी उपन्यास को पढ़ा। सुविख्यात उपन्यासकार श्री अभिमन्यु अनंत विरचित हम प्रवासी शीर्षक उपन्यास हमारे पूर्वजों पर आधारित एक हृदय स्पर्शी कृति है। प्रस्तुत उपन्यास में अनंत जी ने प्रवासियों की दयनीय स्थितियों का सजीवांकन किया है। विशेषकर भारत के कई प्रांतों से लोगों को गिरमिटियों के रूप में लाया गया था। वे जहाज से समुद्री यात्रा करते हुए मॉरिशस पहुंचे। उनमें हिंदू, मुस्लिम, तमिल, तेलुगु आदि जाति के लोग थे। औपचारिक रूप से यात्रा 20 से 30 दिनों में तय होती थी, लेकिन बीमारी के कारण प्रवासियों को मॉरिशस पहुंचने से पहले किसी और टापू पर क्वारंटाइन कर दिया जाता था। इस कारण उन्हें मॉरिशस पहुंचने में कई महीने लग जाते थे। इस उपन्यास में अनंत जी ने गिरमिटिया लोगों की भारत मॉरिशस यात्रा का मार्मिक चित्रण किया है। जब जहाज में यात्रियों की स्थिति दयनीय होती थी, तब उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उदाहरणतः दवाइयों की कमी, इलाज एवं भूख की समस्या झेलनी पड़ती थी। मजदूर शोषण का शिकार होते थे व उनको कम आमदनी दी जाती थी। इस उपन्यास में कई पात्र हैं, यथा महावीर, चंपा, आयशा, सोनाली, सिमोने, चुरामन, आयासामी, अकबर, मधुआ, और इनमें से मधुआ मुख्य पात्र हैं जिसके साथ मानसिक शोषण होता है। अत्याचार और शोषण के कारण लोग अपने अपने देश लौटना चाहते थे। खेतों में सिमोनी सरदार भारतीय लोगों पर अत्याचार करते थे। इसके साथ साथ नारी शोषण का भी चित्र अनंत जी हमारे सम्मुख रखते हैं, जिससे मधुआ के मन में आक्रोश उत्पन्न होता है। अनंत जी ने पाठकों के सामने मृतकों के साथ व्यवहार को भी दर्शाया कि कैसे शव को पानी में फेंक दिया जाता था। वे अपने उपन्यास में पाठकों का ध्यान इस पर आकृष्ट करते हैं कि उन दिनों पुलिस गिरमिटिया मजदूरों पर अमानुषिक अत्याचार करते थे। मधुआ नामक पात्र के माध्यम से उपन्यासकार ने पुलिस द्वारा किए गए कुव्यवहार का यथार्थ चित्रण किया है। उस समय पुलिस वाले एक मलगासी और भारतीय मजदूर को निर्दयतापूर्वक पीट रहे थे, और मधुआ इस दुर्व्यवहार को सह न सका और पुलिस वालों के विरुद्ध बोलने लगा। मधुआ ने उन्हें स्मरण कराया कि मजदूरों को इस प्रकार पीटना अन्याय है। समग्रतः हम कह सकते हैं कि हम प्रवासी उपन्यास में गिरमिटिया मजदूरों और उस समय की स्थितियों व जटिलताओं का यथार्थ अंकन हुआ है।
इस उपन्यास में जो मुझे बात अच्छी लगी वह यह है कि मजदूरों के बीच एकता परिलक्षित हुई है। उनमें जाति पाति का भेदभाव नहीं था। उनकी अपेक्षाओं और इच्छाओं को दबाया जा रहा था। तब धीरे धीरे उन मजदूरों में क्रांति का भाव भी जन्म लेने लगा था। उनमें से कुछ अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज भी उठाने लगे थे। उस विषम परिस्थिति में भी सभी जाति के लोग अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध थे। इस प्रकार अनंत जी ने अपनी इस अद्वितीय रचना के माध्यम से तात्कालिक मजदूरों की जटिलताओं व वास्तविक स्थितियों का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करने का सार्थक व सफल प्रयास किया है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री देवी जी। और एक बात में मुझे बड़ी रुचिकर लग रही है कि गुनाहों का देवता उपन्यास का जिक्र 2 बार हुआ है। पहली प्रतिभागी ने भी उसका जिक्र किया था और आपने भी उसका जिक्र किया। तो सच में एक ये कालजयी उपन्यास है, मैं कहूँगा, जिसको मैं कहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस उपन्यास से शुरुआत की। मेरा खुद का अपना अनुभव रहा है। मेरा जो पहला उपन्यास मैंने पढ़ा था वो गुनाहों का देवता ही था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभिमन्यु अनंत जी को आपने रेखांकित किया, जो कि मॉरिशस के सबसे यशस्वी उपन्यासकारों में हैं। तो उन्हें नमन, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ते हैं। एक दुनिया के एक दूसरे कोने में हम लोग जाते हैं और हम लोग पहुंच रहे हैं नेपाल में, जहां पर कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की विद्यार्थिनी मधु कुमारी जी हमारे बीच में होंगी। तो मैं मधु कुमारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे बीच में आए और हमसे बात करें कि वो किस उपन्यास ने उन्हें प्रभावित किया, वो क्या पढ़ती हैं और हिंदी उपन्यास के बारे में उनकी क्या राय है। मधु कुमारी जी। मैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज मुझे हिंदी उपन्यास के बारे में अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला। आज का संदर्भ है उपन्यास। उपन्यास का मतलब है वह न्यास जो हमारे जीवन के एकदम निकट हो, यानी ऐसी रचना जो हमारा समग्र चित्रण करती है और हमें अपने समाज के निकट ले जाती है। उपन्यास में लेखक जो है वो अपनी मन की बात को रखता है। उपन्यास एक माला के समान है जिसमें प्रत्येक घटना एक मोती के समान अपना महत्व रखती है। हमारे पाठ्यक्रम में कमल के सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की अमर रचना गोदान को सम्मिलित किया गया है। मुझे प्रेमचंद्र द्वारा रचित अनेक उपन्यास पढ़ने का मौका मिला, जैसे रंगभूमि, कर्णभूमि, सेवा सदन, निर्मला इत्यादि। कहा जाता है कि साहित्य जो है वो समाज का एक दर्पण होता है, जो कि प्रेमचंद्र के सभी उपन्यासों में साफ झलकता है। निर्मला में उनकी दहेज प्रथा, अनमेल विवाह इत्यादि। उन्होंने गोदान, हमारे पाठ्यक्रम में चूंकि गोदान है इसीलिए मैं गोदान पे ही विशेष अपना विचार प्रकट करना चाहूंगी। गोदान प्रेमचंद्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसमें भारतीय ग्रामीण समाज और शहरी समाज का चित्रण किया गया है। गोदान जो है वो प्रेमचंद्र का एक कालजयी रचना है। गोदान का प्रमुख नायक जो है वो एक गरीब किसान होरी है। यहाँ पे प्रेमचंद्र ने किसी शहरी को या किसी उच्च अधिकारी को अपना नायक नहीं बनाया है, एक गरीब किसान को अपना नायक बनाया है। और नायिका जो है वो होरी की पत्नी धनिया है। पूरा जो समाज, पूरा उपन्यास इन्हीं के इर्द गिर्द घुमा हुआ है। होरी है जिसकी एक हमेशा से ही इच्छा रही है एक गाय पालने की। इस उपन्यास का नाम ही है गोदान। गोदान यानी कि एक गाय का दान। मान्यता ऐसी है कि
हमें अपने सभी पापों से, ऋण से मुक्ति जो है वो हमें गोदान से मिलती है, ऐसी हमारी मान्यता है। इसी पे आधारित उन्होंने हमारी समाज की विकृति को उजागर करने का प्रयास किया है। साहित्य के इस कालजयी उपन्यास एक गरीब किसान होरी जो है वो अपनी गाय पालने की इच्छा को हमेशा से ही रखा है। इस समय हमारा समाज जमींदारी प्रथा अमीर से घिरा हुआ था। अमीर और अमीर होते जा रहे थे, गरीब और गरीब होते जा रहे थे। इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र है होरी, उनकी जो पत्नी है धनिया और उनकी 2 लड़की है और उनका 2 भाई है। उस समय में समाज में फैले हुए ईर्ष्या द्वेष को दिखाया गया है। हीरा अपनी अंतिम इच्छा गाय पालने की पूरी करता है, लेकिन उसका जो भाई हीरा है वह द्वेष के कारण गौ हत्या तक को कर देता है, जो कि उस समय में भी व्याप्त थी और अभी भी व्याप्त है। अभी भी भाई भाई में बैरी है। यानी कि जो 1936 में जो उपन्यास लिखा गया आज से 80 वर्ष पूर्व, वो हमारे समाज में अभी भी व्याप्त है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रेमचंद्र ने अपने इस उपन्यास में जो है वो समाज की नंगी तस्वीर को उभारने का प्रयास किया है। उन्होंने व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन का मानवीय चित्रण किया है और तथा बुराइयों को दूर करना चाहा है, जिसके रहते हम कभी ना अपना व्यक्तिगत स्तर ही ऊपर उठा सकते हैं, ना सामाजिक स्तर को विकसित कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि नारी ही नारी की दुश्मन है, लेकिन यहाँ पर होरी की पत्नी धनिया जो है उसने धनिया का बेटा गोबर, जो कि एक बाल विधवा झुनिया के साथ झूठे प्रेम वादे करके उसे गर्भवती बनाकर छोड़कर चला जाता है। तब जो है वो धनिया उसे आसरा देती है और जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि वह उस समय में भी सास बहू में अच्छे रिश्ते थे। सभी नारी जो है वो नारी की दुश्मन नहीं होती है। इस धारणा को भी उन्होंने व्यक्त करने का कोशिश किया है। नारी का अंत और शहरी जीवन में, इस कहानी के शहरी जीवन के प्रमुख पात्र हैं मेहता, मालती। शहरी जीवन में भी, शहरी जीवन के भी जीवन का चित्रण किया है। प्रमुख पात्र जो होरी है उनका लड़का है गोबर। गोबर जो है वो गांव की मिट्टी में नहीं रहना चाहता है, वो पैसा कमाने के लिए शहर चला जाता है। शहर जाके पैसा कमाना चाहता है, जो कि अभी भी समाज में पलायन की स्थिति है। अभी भी हमारे जो युवा हैं वो गांवों को छोड़कर शहर में जाना चाहते हैं। संक्षेप में मैं कह सकती हूँ कि वो गोदान जो उपन्यास उनकी कालजयी रचना है वो बहुत ही अमर है। उनकी विचारधारा जो है वो समाज में एक क्रांति ला सके। वो कहना चाहते हैं इस उपन्यास के माध्यम से कि जब भी स्त्री पुरुष में समानता नहीं आएगी तब तक जो है हमारा समाज नहीं सुधरेगा। वो जो है स्त्री पुरुष के समानता को भी बल देते हैं। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। और उपन्यास की बात हो और मुंशी प्रेमचंद का नाम ना आए तो बात कुछ अधूरी रह जाती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उपन्यास सम्राट जिन्हें कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को रेखांकित किया। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हमारे 3 वक्ता, एक ने प्रेमचंद जी की बात की जो उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, दूसरी हमें मॉरिशस के शायद सबसे यशस्वी लेखक की बात हुई, और साथ में नई पीढ़ी में गीतांजलि श्री जी की बात हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों प्रतिभागियों को। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले वक्ता, और मैं शायद उनसे पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं निमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर वेद प्रकाश सिंह जी को। वेद प्रकाश सिंह जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। वो उनकी पूरी शिक्षा दिल्ली में हुई और वो आजकल ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ा रहे हैं।
और उनकी जो पीएचडी थी वो थी हिंदी कहानी और भूमंडलीकरण की संस्कृति विषय पर। तो ये बहुत अच्छा विषय है जिसकी कि आज मैं कहूँगा कि जब दुनिया छोटी होती जा रही है तो हिंदी साहित्य को एक वैश्विक परिरूप में देखने की जरूरत है। आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें हैं उपनिवेशवाद और विद्रोह, हिंदी कहानी और भूमंडलीकरण, सार्थक विचारों की जरूरत और मेरा जापान के नाम से उनकी एक पुस्तक है। बहुत से समाचार पत्रों में, साहित्यिक पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित हो चुके हैं। तो मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं प्रोफेसर वेद प्रकाश सिंह जी को कि वो अपना वक्तव्य हमारे सामने दे। धन्यवाद अनूप भार्गव जी, हिंदी से प्यार है के संस्थापक और इस कार्यक्रम का बहुत अच्छे से संचालन कर रहे अनूप भार्गव जी से पहली मुलाकात है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। शायद मैंने कुछ कार्यक्रमों में आपको सुना या जानता हूँ, आपका जिक्र कई लोगों से सुन चुका हूँ, और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं माधुरी रामधारी जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जो महासचिव हैं विश्व हिंदी सचिवालय की। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव भी हैं शुभंकर मिश्र जी, उनका भी धन्यवाद, जो कि इस कार्यक्रम में अभी शामिल हैं। प्रतिभागी के रूप में अनेक लोग आए हुए हैं, साथ में और लोग भी सुन रहे हैं। मुझसे पहले 3 विद्यार्थियों ने नेपाल से, मॉरिशस से और जापान से उपन्यास के बारे में बात की। युजुकी सासाकी जी, बहुत अच्छा उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। गायत्री देवी जी ने बहुत अच्छी अपनी बात कही। मधु कुमारी जी ने प्रेमचंद और गोदान पर अपनी बात रखी। साथ ही अभी जो कार्यक्रम में और शामिल वक्ता हैं कृष्ण कुमार झा जी और संजीता वर्मा जी, उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षा प्रसिद्ध उपन्यासकार डॉक्टर सूर्यवाला जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, और इस कार्यक्रम को अभी ऑनलाइन और बाद में चल के जो सुन रहे हैं, सुनेंगे, उन सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय, साथ में त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल, ओसाका विश्वविद्यालय के तत्वावधान में इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। और ये उपन्यास पर, और शायद ये हिंदी साहित्य की अभिरुचि का तीसरा कार्यक्रम है जिस पर ये बात आज हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उपन्यास पर बात रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। 5 मिनट का समय है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जापान में ओसाका विश्वविद्यालय में कोई इस तरीके का पाठ्यक्रम नहीं है कि विद्यार्थियों को कौन कौन से उपन्यास हम पाठ्यक्रम में पढ़ाते हैं। यहाँ पर 5 अध्यापक हैं, एक अध्यापिका जो है वो अतिथि के रूप में पढ़ाती हैं, अंशकालिक रूप में, और 3 जापानी प्रोफेसर हैं और एक भारतीय प्रोफेसर के रूप में मैं यहाँ पर अपनी सेवा दे रहा हूँ। तो सभी का अपना अपना पाठ्यक्रम होता है, वे किस वर्ष में, किस सत्र में और कब किस रचना को पढ़ाएंगे, इसका निर्णय उनको करना होता है। साल के शुरू में कुछ चीजें बतानी होती हैं कि पाठ्यक्रम हम क्या बनाएंगे, लेकिन वो उनका अपना निर्णय है। विश्वविद्यालय का कोई पाठ्यक्रम नहीं है। तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से जब यहाँ आया तो मैंने ये चीज जब जानी तो मुझे बिल्कुल शांति निकेतन की परंपरा जैसा लगा कि विद्यार्थी और शिक्षक यहाँ पर हैं और वो अपने रूप में क्या शिक्षा देना चाहते हैं, कैसी शिक्षा देना चाहते हैं, ये उन पर है। तो हर सत्र में मैं अपने उपन्यास, रचनाएं, कोई भी जो मुझे साहित्य के विषय पढ़ाने होते हैं, 2 वर्ष तक तो विद्यार्थी सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। पहले दूसरे वर्ष में तो आप जानते हैं कि जापान के विद्यार्थी या किसी भी देश के विद्यार्थी वर्णमाला से शुरू करते हैं अपनी बातें और सामान्य हिंदी का परिचय दिया जाता है। लेकिन तीसरे वर्ष तक आते आते हम लोग उनको साहित्य की कुछ बातें, कुछ रचनाएं, उनके सार या कभी कभी कोई हिस्सा एक रचना का उनको पढ़ाते हैं। तो तीसरे वर्ष की विद्यार्थी हैं युजुकी सासाकी जी, उन्होंने अभी तक गोदान उपन्यास के बारे में, अब वो रेत समाधि उपन्यास के बारे में पढ़ चुकी हैं, और अब तीसरा गुनाहों का देवता उपन्यास के बारे में हम लोग अगले सप्ताह से चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे प्रोफेसर हैं वो कभी कभी इस तरीके से, जैसे अभी उन्होंने एक उपन्यास पारो जो नागार्जुन का है उस पर कार्यक्रम भी करवाया, और टोक्यो से एक प्रोफेसर हैं हिदेयाकी इशिदा जी, माधुरी जी जानती हैं।
तो हिदेaki इशिदा जी आए ओसाका विश्वविद्यालय, उन्होंने 2-3 दिन तक उस पर ही गहन परिचर्चा रखी। तो परिचर्चा का तरीका भारत की तरह या अन्य हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उनकी तरह नहीं होता है। एक तरीके से रचना का सभी विद्यार्थियों को रचना बांट दी जाती है, फोटोकॉपी होती है उसके सभी विद्यार्थियों के पास। तो शुरुआत आप सभी को मालूम होगी, सभी लोग शिक्षक हैं और जानते हैं कि हम लोग शब्दों से शुरू करते हैं कि कितने कठिन शब्द इस पूरे के पूरे पन्ने पर आए हुए हैं। 1 या 2 या 3 पन्ने हम लोग कोशिश करते हैं एक दिन में पढ़ाएं। कभी कभी मैं साहित्य का सिर्फ एक पन्ना सभी विद्यार्थियों को देता हूं और उस सबको पढ़ते हैं। लेकिन सार चूंकि हम पूरा का पूरा एक 2 कक्षाओं या 4 कक्षाओं में सार समझ सकते हैं, तो वो मैं अधिक से अधिक रचनाओं का उनको सार समझाता हूं। और साथ में ये कि रचनाकार के जो भाषा शैली है या भाषा है उसका आस्वाद मिल जाए। तो किसी भी उपन्यास का कोई 1 पन्ना 2 पन्ना या कुछ पन्ने मैं उनको देता हूं जिसको पढ़ते हैं। और इस कार्यक्रम की उपलब्धि मुझे एक तरीके से ये भी लग रही है कि 2 बार इसमें गुनाहों का देवता पर बात हुई। हमारी जो अभिरुचि होती है, जो इच्छा होती है, वो विद्यार्थियों की भी इच्छा बन जाती है। जब मैंने इस उपन्यास की पिछले हफ्ते चर्चा की कक्षा में कि गुनाहों का देवता 2006 का संस्करण मेरे पास था और 48 संस्करण उसके हो चुके थे, तो विद्यार्थियों ने उसको बहुत ध्यान से सुना। अगले हफ्ते उसकी चर्चा है, मतलब कक्षा में पढ़ाया जाएगा उपन्यास। तो युजुकी सासाकी जी ने कहा कि अगस्त और सितंबर में गर्मियों की छुट्टियां आएंगी तो मुझे ये किताब पढ़नी है, आप ये किताब मुझे दे दीजिएगा, मैं पूरी किताब पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि पूरी किताब कोई जापानी विद्यार्थी पढ़े ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्हें और भी चीजें पढ़नी होती हैं और हिंदी सिर्फ उनकी रुचि का विषय होता है। कोई कहना चाहिए नौकरी का विषय नहीं होता है कभी भी किसी भी तरीके से, सिर्फ वो रुचि के कारण पढ़ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अध्यापक कितने रुचि से कोई रचना पढ़ाता है, विद्यार्थियों में झलकने लगती है। साथ में हम कोई जापानी रचना भी कभी कभी रखते हैं, जैसे तोतो चान का नाम आप सभी ने सुना होगा, वो हिंदी में भी अनुदित है अनेक भाषाओं में, तो उसको भी मैंने पढ़ाया। और अनेक उपन्यास, कहानियां, नाटक, अभी एक MA की कक्षा में मैं इस समय लहरों का राजहंस पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी आप पसंद करते हैं रचनाएं, वो आप उठा सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं और विद्यार्थियों को उसको संक्षेप में बता सकते हैं और साथ में उसका आस्वाद देने के लिए 1-2 पन्ने उनको पढ़ा सकते हैं। पूरी रचना तो MA के विद्यार्थियों को ही मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि उनके पास पूरा समय होता है, लेकिन जो BA के 4 वर्ष तक के विद्यार्थी हैं उनको अनेक रचनाओं का स्वाद दिलाने के लिए कई रचनाओं का मैं सार, उसके बाद उनका वीडियो या कुछ पन्ने उनको देता हूँ। मुझे लगता है 5 मिनट का मुझे समय दिया गया था और 5 मिनट में बोल चुका हूँ। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर वेद प्रकाश जी। आपने बहुत कई बातें, अच्छी अच्छी बातें रेखांकित की। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत खुशी हुई कि ओसाका विश्वविद्यालय भारत से बाहर हिंदी का इतना पढ़ाई जा रही है और हिंदी अपने पंख फैला रही है। मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमने एक सूची बनाई थी उन सब विश्वविद्यालयों की जहाँ पर हिंदी किसी न किसी रूप में पढ़ाई जाती है। तो बहुत खुशी की बात है कि हमने करीब 65 विश्वविद्यालयों की ऐसी सूची बनाई जहाँ पर कि अमेरिका में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो हिंदी के इस बढ़ते हुए पंखों को देखकर खुशी होती है। और आपने फिर से वही गुनाहों का देवता की बात की, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा कि धर्मवीर भारती जी तो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी पुष्पा भारती जी हैं, उन्हें मुझे निजी रूप से जानने का सौभाग्य रहा है, उनसे बात होती रहती है। तो मैं निश्चित रूप से जब मेरी बात होगी तो मैं इसका जिक्र उनको ज़रूर करूँगा। और वेद प्रकाश जी, अगर आप चाहें तो मैं उनको जूम पर लेकर आ सकता हूं, कभी आप उनको बुलाना चाहें, जब आप गुनाहों के देवता की बात कर रहे हैं अपने विश्वविद्यालय में, तो उन्हें खुशी होगी उसके बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले वक्ता डॉक्टर कृष्ण कुमार झा साहब की तरफ। डॉक्टर कृष्ण कुमार झा महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और विभागाध्यक्ष हैं। आपने अपनी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की, बहुत सी पुस्तकों का लेखन किया,
मॉरिशस का हिंदी कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक अध्ययन उनका शोध विषय रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के आईने में मॉरिशस एवं भारत की हिंदी पत्रकारिता, इस पर उन्होंने बहुत काम किया है। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके शोध लेख प्रकाशित हो चुके हैं। देश विदेश के महाविद्यालयों में आयोजित संगोष्ठियों में उनकी प्रतिभागिता रही है। हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार झा हमारे बीच में वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि अपने विचार हम सबके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभासी पटल से जुड़े सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा सादर नमन। 5 मिनट बोलने के लिए दिया गया है, इसलिए सभी प्रोटोकॉल का सम्मान करता हूं। विश्व हिंदी सचिवालय एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग को जोड़ने के लिए आपका सहृदय आभार प्रकट करता हूं। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि नामक इस कार्यक्रम में आज का जो विषय रखा गया है वह है हिंदी उपन्यास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उपन्यास आधुनिक हिंदी साहित्य और गद्य विधा की महत्वपूर्ण देन है। उपन्यास पढ़कर भारतीय साहित्य की अवधारणा को समझा जा सकता है, समाज और जीवन को समग्रता से देखा और समझा जा सकता है। इसलिए प्रेमचंद जी जब साहित्य की बात करते हैं और साहित्य की बात करते हुए वे उपन्यास क्या है उनका जो है कि उपन्यास के विषय में वे बोलते हैं कि उपन्यास जो है मानव चरित्र का चित्र मात्र है। भाषा की कसौटी यदि साहित्य को माना गया है तो मेरे अनुसार साहित्य की कसौटी उपन्यास को माना जा सकता है। और क्योंकि उपन्यास में एक और जहां जीवन चरित्र का अंकन होता है, वहीं इसमें काव्य की सुंदरता भी समाहित होती है। उपन्यास पढ़कर हम भाषा और उसमें निहित अर्थ सौंदर्य की व्यापकता से परिचित होते हैं। इसलिए विधिवत रूप से किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी उपन्यास अवश्य पढ़ाए जाते हैं। मैं दशकों से महात्मा गांधी संस्थान में हिंदी विषय पढ़ाता हूं और आप सब शायद कुछ नए होंगे तो उन्हें शायद जानकारी ना हो कि महात्मा गांधी संस्थान जो है 1970 में जो है इसका शिलान्यास हुआ, 1976 से जो है स्थापित हुआ और 1978 में यहाँ सृजनात्मक लेखन एवं प्रकाशन विभाग की स्थापना हुई, जहां सबसे पहले जो है कि अभिमन्यु अनंत हमारे इस सृजनात्मक लेखन एवं प्रकाशन विभाग के प्रथम आप बताइए कि अध्यक्ष। यहाँ सृजनात्मक लेखन एवं प्रकाशन विभाग जो है बसंत पत्रिका जो है 78 से यहाँ निकलती है और निरंतर आज भी निकलती है। अभी 1992 से रिमझिम पत्रिका भी निकलती है। तो यहाँ जो है कि महात्मा गांधी संस्थान में हमारे लगभग 8 अभी वर्तमान में 8 प्राध्यापक हैं। उसमें जो है कि कुछ प्राध्यापक सृजनात्मक एवं लेखन विभाग से भी जुड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पर जो है भाषा संसाधन केंद्र है वहां भी अपनी सेवा दे रहे हैं। और मतलब कुछ महीने पहले जो है मैं सृजनात्मक लेखन विभाग में था, अभी हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना हूं। हमारे यहाँ जैसे कि बीए तृतीय वर्ष की छात्रा गायत्री पहले से ही बता दी कि बीए फर्स्ट ईयर में हम जो है कि रेणु जी का उपन्यास कितने चौराहे पढ़ाते हैं और फर्स्ट ईयर में ही जो है कि यहाँ पर जो है कि कर्मभूमि प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास कर्मभूमि पढ़ाया जाता है। द्वितीय वर्ष में जो है हम
हिंदी प्रोज के अंतर्गत जो है कि वह हिंदी फिक्शन के अंतर्गत ये हमने जो है कि गुनाहों का देवता रखा है, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, और मॉरिसन साहित्य हम प्रवासी, जो जैसे कि अभी हमारे संचालक महोदय ने भी कहा कि अभिमन्यु अनंत जी मॉरिशस के यशस्वी कथाकार, कथा सम्राट आप यूं कह सकते हैं उनको, उनका लिखा हुआ ये उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है हम प्रवासी। और यहाँ पर जो है कि बीए के अलावा जो है यहाँ बीए पार्ट टाइम कोर्स भी दी जाती है। जो लोग तृतीय वर्ष उत्तीर्ण, प्रथमा मध्यमा उत्तमा उत्तीर्ण बच्चे हैं, या जो पहले से यहाँ नौकरी कर रहे लोग होते हैं, वे बीए पार्ट टाइम में एडमिशन लेते हैं। 2 वर्ष का यह पाठ्यक्रम होता है, उसमें भी उपन्यास पढ़ाया जाता है और 2 महत्वपूर्ण उपन्यासों की यहाँ पढ़ाई होती है बीए पार्ट टाइम में। एक मन्नू भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी, और दूसरा महाभोज। ये 2 उपन्यास रखा गया है। हमारे यहाँ जो है कि वह एमए स्तर पर पढ़ाई होती है, उसमें तमाम तरह के जो है मॉड्यूल हैं। उसमें एलिमेंट प्रोटेस्ट इन हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत अक्सर जो है दलित या आधुनिक विमर्श के अंतर्गत, दलित विमर्श के अंतर्गत हम जो है कि रांगे राघव का कब तक पुकारू उपन्यास पढ़ाते हैं। मॉरिशस में अगर आप देखें कि जो एचएससी स्तर पर हिंदी लिटरेचर और एचएससी स्तर पर भी यहाँ पर जो है कि बच्चे जो है कि पहले निर्मला उपन्यास रखा गया था, और उसके बाद निर्मला, क्योंकि समय समय पर जो है कि यहाँ पाठ्यक्रम में बदलाव आता है, और उसके बाद जो है कि प्रतिज्ञा उपन्यास, प्रेमचंद का ही प्रतिज्ञा उपन्यास रखा गया था। जैसे कि पूर्व की वक्ताओं ने कहा है कि उपन्यास, या हमारी जो है कि छात्राओं ने जो है इस पर जो है कि अपनी बात रखी है कि उपन्यास जो है कि वह बहुत ही लोकप्रिय महत्वपूर्ण विधा है। आप कह सकते हैं कि उपन्यास जो है कि वह कुछ उपन्यास, जो भी प्रेमचंद के उपन्यास, अब हम प्रेमचंद के उपन्यास सभी विश्वविद्यालय में प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ाए जा रहे हैं। इवन ओसाका विश्वविद्यालय में गुनाहों का देवता जो है कि वो पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग हमारे यहाँ भी जो अलग अलग विषयों को लेकर जो है, जो मूल रूप से जो है मान लेते हैं कि अगर हम प्रेमचंद को देखें तो प्रेमचंद के उपन्यास की अपनी खासियत है। जैसे गोदान, हम जो है कि विश्वविद्यालय में जब पढ़ते थे तो मुझे याद है अभी तक गोदान की कथा, और गोदान जो है कि हमारे कानों में जो है कि वह जो है कि गूंजती है कि किस तरह से एक तरह किसानी सभ्यता और दूसरी ओर महाजनी सभ्यता, दोनों के शोषण को जिस तरह से प्रेमचंद जी इसमें दर्शाते हैं वो अपने आप में अद्भुत है। और प्रेमचंद जो है कि वह अपने आप में एक बहुत बड़े साहित्यकार आप उनको बोल सकते हैं। बड़े साहित्यकार प्रेमचंद जी इसलिए भी हैं क्योंकि प्रेमचंद का उपन्यास या प्रेमचंद का साहित्य में आप उन किसान मजदूरों की आवाज, आप जो है कि वे आवाज को मुखर करते हैं। उनके जो है कि वे महत्वपूर्ण पक्षधर होते हैं, और उस समय समाज के जो सबसे ताकतवर वर्ग के लोग थे पूंजीवाद, उसके विरुद्ध जो है कि वे अपनी बात करते हैं। पूर्णतः शोषण के विरुद्ध और शोषित समाज के पक्ष में जो है कि वह अपनी बात रखते हैं, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जैनेन्द्र जी और पूरे उपन्यास को अगर आप देखें या पूरे प्रेमचंद के साहित्य को देखें तो जैनेन्द्र जी के एक साक्षात्कार में जो है कि प्रेमचंद जी से जब जैनेन्द्र जी पूछते हैं कि आपने पूरे अपने साहित्य में क्या लिखा है, तो उन्होंने एक बात कही, मूल रूप से मैंने अपने साहित्य में धन की दुश्मनी। तो पूरे प्रेमचंद के साहित्य को अगर आपको समझना है तो ये जो आर्थिक विषमता है, जो समाज के बड़े लोग या पूंजीपतियों की जो मानसिकता है, उनको जो है कि प्रेमचंद बड़ी बखूबी से रखते हैं, और उनको लगता है कि ये जो धन है, ये धन जो है, अर्थ जो है, वह समस्या के केंद्र में है। तो इसलिए जब आप रचनाकार को पढ़ाते हैं, हम यहाँ जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो, और मॉरिशस में आप ये मान के चलिए कि
हमारे यहाँ जो है कि विधिवत रूप से जिस तरह से हम भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातक या स्नातक की पढ़ाई करते हैं, यहाँ मॉरिशस में भी जो है किसी तरह से बीए फर्स्ट ईयर में कई मॉड्यूल हैं, सेकेंड ईयर में कई मॉड्यूल हैं, अलग अलग उपन्यास, नाटक, आपका जो है काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, अलग अलग जो है कि वह जो है कि आपके जो है कि विविध जो है कि बच्चों की रुचि को देखते हुए बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, अलग अलग जो है कि हमने जो है कि विषयों को रखा है। और धर्मवीर भारती जो है कि वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मवीर भारती जो हम जो है कि कविता पढ़ते थे, ठंडा लोहा का कई जो है कि पंक्तियां जो है कि हमको अभी भी याद है। और यहाँ उपन्यास के रूप में जो है गुनाहों का देवता, जिस पर सब लोग बोल रहे हैं, गुनाहों का देवता अपने आप में एक रोमांटिक उपन्यास है। और बच्चे जो है कि बहुत जो है कि बहुत ही चाव से हमने मतलब कुछ वर्ष पहले जो है पढ़ाया था, बच्चे बहुत ही रुचि के साथ इसे पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसमें जो है कि जो प्रेम का जो आधार जो दिखता है, कि उसमें लगता है कि आपके जीवन के साथ आप अपने जीवन को उसमें पाते हैं। या जिस तरह से धर्मवीर भारती भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे, और वहाँ कथा भी जो है कि चंदर के रूप में जो है कि वह कथा चलती है, तो बड़ा ही जो है कि एक अद्भुत कथा, और जो है कि प्रेम का जिस तरह से जो है कि वह अद्भुत गुनाहों का देवता में धर्मवीर भारती चित्रण करते हैं। अद्भुत है प्रेम का आदर्शवादी रूप, प्रेम का यथार्थवादी रूप, वह जो है कि सुधा के चरित्र के माध्यम से और पम्मी के चरित्र के माध्यम से रूप में दिखता है। और जिस तरह से उन्होंने जो है इस कथा का अंत किया है, वो अपने आप में जो है कि इस उपन्यास को जो है कि अमर जो है कि बनाने वाली कथा है। तो यहाँ जो है कि अलग अलग मतलब इस तरह से जो है कि मूल रूप से जब मैं बच्चों के साथ जब हम बात करते, क्योंकि हमारा यहाँ जो है कि साहित्य की स्थिति मॉरिशस में जो है कि भारत से बाहर प्रवासी देशों में जो है कि सबसे ज्यादा अगर साहित्य का लेखन अगर कहीं हुआ है तो मॉरिशस में हुआ है। और यहाँ अनौपचारिक शिक्षण के रूप में मतलब 100 साल से यहाँ पर जो है बैठका के रूप में जो है कि हिंदी की पढ़ाई होती है। और सभी बैठकाओं में, चाहे आर्य समाज की बैठकाएं हो, हिंदी प्रचारणी सभा की बैठकाएं हो, वहां एज ए मैं ऑब्जर्व मंत्रालय की ओर से जो है कि विजिटिंग ऑफिसर के रूप में जाता हूं, तो वहां जो है प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा में भी जो है कि विश्वविद्यालय स्तर की जो है वहां विषय होते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। तो इसलिए एक तो अनौपचारिक शिक्षण के रूप में बच्चों को जो है कि साहित्य विषय को बच्चे जो है कि उनके मन मानस में जो है कि वह विषय बैठा होता है, और विश्वविद्यालय स्तर पर आते हैं तो धारा प्रवाह उनको जो है अनुवाद पद्धति से जो है पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बच्चे जो है कि बहुत ही रुचि के साथ जो है कि पढ़ते हैं, उपन्यास में रुचि लेते हैं। और मूल रूप से हमको जो है बताना होता है कि क्या है उपन्यास की मूल समस्या, क्या है, कथाकार की दृष्टि क्या है, कथाकार क्या कहना चाहते हैं। पहले कथाकार को भी हमको समझना है कि कथाकार इसमें उनका क्या एंगल है, उनकी क्या दृष्टि है, वो जो है कि हम समझें, यह न कि हम अपनी दृष्टि जो है कि उसमें डाल दें। कथाकार की दृष्टि को समझे, और जो है कि जो समकालीन परिवेश है, समकालीनता है, उसको ध्यान में रखकर हम जो है कि उस उपन्यास की कसौटी या उपन्यास की प्रासंगिकता या उपन्यास का विश्लेषण इत्यादि जो है हम कर सकते हैं। इसलिए मूल रूप से जो है जितने भी उपन्यास हैं वो सब आधुनिक उपन्यास हैं। मूल रूप से जो है उसमें आदर्श और यथार्थ का भी समन्वय है। आपका बंटी तो आप समझ लीजिए कि मनु भंडारी की जो है कि वो भी अद्भुत जो है कि उपन्यास है, जिसमें जिस तरह की यथार्थता की कसौटी पर उन्होंने इस उपन्यास को तपाया है, वो अपने आप में अद्भुत है। और हमारे समाज में जिस तरह का ट्रेंड है, जो परिवेश है, कहीं ना कहीं वह परिवेश को जो है कि रूपायित करने वाला ये उपन्यास बनता है। तो हम बच्चों को ज्यादातर जो है कि उसमें उपन्यास की अंतर वस्तु क्या है, क्या समस्या है, लेखक क्या बताना चाहते हैं, लेखक को भी हमको समझना है। जैसे प्रेमचंद को आप समझते हैं तो आधा आपका काम वैसे पूरा होता है। धर्मवीर भारती या मोहन या जो है धर्मवीर भारती को समझते हैं तो धर्मवीर भारती को समझते हैं तो आधा आपका जो है कि उनके लेखन की शैली, उनकी जो है कि विषयगत जो है कि विशेषता, इनसे जो है कि बच्चे या हम अवगत होते हैं। और साथ में उपन्यास की अंतर्वस्तु, उपन्यास की मूल समस्या और परिवेश क्या है, परिवेश के प्रति
उपन्यासकार का क्या दृष्टिकोण रहा है, किस तरह का परिवेश उद्घाटित करते हैं, क्योंकि आधुनिक उपन्यास है और आधुनिक उपन्यास को समझने के लिए हमको जो है वो समय का परिवेश, क्योंकि उपन्यास या कोई भी साहित्य जो है अपने परिवेश, अपने समय के दबाव से अछूता नहीं होता है। इसलिए जो है कि हमको उस पृष्ठभूमि में उस समय को भी, अगर आप कर्मभूमि को समझेंगे तो भारतीय परिवेश को आपको समझना है कि उस समय का परिवेश क्या था। इन तमाम बातों का हम बच्चों को जो है कि हम उससे आगाह कराते हैं, उनको जो है कि हम समझाते हैं। तो इस तरह से चलता है। बट हमारे यहाँ जो है शिक्षण का स्तर और जिस तरह से जो है कि शिक्षण यहाँ पर जो है कि विश्वविद्यालय में हम देते हैं, वो बहुत ही मतलब बच्चे जो हैं लगभग हमारी यहाँ जो है कि हर क्लास में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में लगभग 25-30 बच्चे होते हैं क्लास करने के लिए। एमए में भी अभी बच्चे आए हुए हैं, 4-5 बच्चे हमारे एमए में होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो है कि शिक्षण और हिंदी शिक्षण का रूप है और यहाँ चलता है। तो समय कम है, इसलिए बहुत ज्यादा समय मुझे लगता है कि ज्यादा ले लिया और बातें हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर किशन कुमार जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि उपन्यास न केवल हमें एक कहानी देते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं, लेकिन सामाजिक परिवेश में अगर देखा जाए तो वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी उठाते हैं और हमें उनके बारे में सोचने को मजबूर करते हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यासों में तो ये देखा गया ही है। अभिमन्यु अनंत जी का जो जिक्र हुआ था, उनके संदर्भ में भी ये बात बहुत सही प्रतीत होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना एक छोटा सा भूल सुधार करना चाहूंगा कि प्रोफेसर वेद प्रकाश सिंह जी के परिचय में मैंने गलती से कहा कि वो हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि ओसाका विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर हिरोकी नागासाकी जी हैं और वेद प्रकाश जी वहां पर अतिथि प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि इस कार्यक्रम में हम क्योंकि हम विश्व हिंदी सचिवालय की बात कर रहे हैं, तो जरूरी हो जाता है कि हम विश्व के अलग अलग देशों को इस कार्यक्रम में शामिल करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में हमने जापान को लिया है, हमने मॉरिशस को लिया है और हमने नेपाल को लिया है। तो आपने नेपाल की एक प्रतिभागी मधु कुमारी जी को सुना। अब हम आगे बढ़ते हैं और उनकी जो उनको पढ़ाती हैं मधु जी को, उनकी तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर संजीता वर्मा, हमें खुशी है कि डॉक्टर संजीता वर्मा, जो कि वहाँ पर विभाग की प्रमुख हैं, हिंदी केंद्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल में हिंदी विभाग की प्रमुख डॉक्टर संजीता वर्मा, जो कि जिन्होंने वहीं से काठमांडू से ही अपनी शिक्षा प्राप्त की, पीएचडी किया उन्होंने, और उनका जो अनुभव रहा है वो बहुत ही बड़ा अनुभव रहा है। बहुत से क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, कई पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया, उसकी संस्थापक रहीं, कई समाचार पत्रों में उन्होंने काम किया, उनकी कई कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें उनका जो कविता संग्रह है मैं और मेरी कविताएं, उपन्यास सिसकियां, कहानी संग्रह गुरुदक्षिणा। तो इस बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर संजीता वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात हमारे सामने कहें। धन्यवाद भार्गव सर। आवाज आ रही है सर? जी हाँ, जी हाँ जी। झा सर, सिंह सर नमस्ते, बहन जी को भी नमस्ते। आज का कार्यक्रम सच में बहुत ही अच्छा और प्रेरणाप्रद कार्यक्रम है, क्योंकि इससे बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो नहीं बोल पाते हैं उनको बोलने की, कैसे बोला जाए, कैसे पढ़ा जाए, हमने क्या पढ़ा, कैसे समझाया या कितने क्या बोले, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम के लिए आयोजन करने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम यहाँ थोड़ा सा पहले आपको नेपाल विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहूंगी कि ये कैसे है, कैसे शुरू हुआ, कैसे पढ़ाई होती है यहाँ पर। तो नेपाल में उच्च शिक्षा की शुरुआत
सन 1918 में हुई, और इससे जब शुरू हुई तो इसका संबंधन था पटना विश्वविद्यालय से, और 1954 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय बना। और जिस समय से ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय बना उसी समय यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय भी मैंने खुला, जो यहाँ बनारस विश्वविद्यालय से जिसका संबंधन था। और जिस समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हुआ उसी समय से हिंदी की पढ़ाई यहाँ शुरू हुई विश्वविद्यालय में। इसका मतलब है कि हिंदी की पढ़ाई बाद में नहीं हुई, बल्कि इन विश्वविद्यालय की स्थापना काल से ही शुरू हुई है। और वहाँ बैचलर, मास्टर डिग्री और पीएचडी तक की पढ़ाई होती है, यहाँ शोध भी होता है। पहले क्या था, पहले हम लोग यहाँ की जो पढ़ाई थी वो वार्षिक प्रणाली में थी। 2 वर्ष मास्टर डिग्री का होता था, उसके बाद 2 वर्ष बैचलर का होता था, लेकिन अब है बैचलर को हम लोग स्नातक को 4 वर्ष का कोर्स बनाया गया है। क्योंकि जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो विदेशों में पढ़ाई का वो जो क्या नहीं मिलता है, क्रेडिट आवर नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, इसलिए इसको बैचलर में 4 साल का किया गया है। और मास्टर डिग्री को अब वार्षिक प्रणाली से हटाकर इसको सेमेस्टर प्रणाली में लाया गया है, और यहाँ सेमेस्टर से पढ़ाई शुरू होती है। तो इसमें भी है कि हर सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में 5 पेपर हिंदी के होते हैं, तो हम लोग 4 सेमेस्टर की पढ़ाई होती है। उसके बाद एमफिल की भी पढ़ाई होती है। बच्चे, ये बात सही है कि बच्चे कुछ कम होते हैं, क्योंकि सही बात है कि सब शौक से पढ़ते हैं, रोजगार की तो व्यवस्था है नहीं कि यहाँ हिंदी पर क्या आप रोजगार करेंगे। तो शौक से इच्छित, जो जिनकी इच्छा होती है, जिनकी रुचि होती है, वो पढ़ना चाहते हैं इसमें। तो बच्चे कम होते हैं, लेकिन शुरू से अंत तक पीएचडी एमफिल तक की पढ़ाई होती है। अभी फिलहाल मेरे ही अंडर में 4 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। एक का है इलाचंद जोशी, और नेपाल में जो बीपी कोइराला थे, जो राजनीतिज्ञ भी थे और उपन्यासकार भी थे। तो बीपी कोइराला भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते थे, और इलाचंद जोशी भी हैं। तो इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन एक शोध छात्रा की हैं, जिनका अभी प्री सबमिट वाइवा हुआ है। कुछ समय के बाद इनका वाइवा हो जाएगा, इनका फाइनल हो जाएगा। दूसरे कर रहे हैं जो नेपाल में हिंदी उपन्यास भी लिखे जाते हैं सर। इसमें आप लोग धूसमा साइमी का नाम सुने होंगे, जो भारत में यहाँ के एम्बेसी में थे। नेपाल के एम्बेसी जो भारत में था, उसके वो कल्चर के से अटैची थे, फर्स्ट सेक्रेटरी माने जाते थे। तो उन्होंने भी हिंदी उपन्यास, ढेर सारे उपन्यास लिखे हैं यहाँ, जैसे रेत की दरार, जलजला, मैं दासी मैं सराय। उसके बाद मेरे बारे में सर आपने बोला ही है, और भी उपन्यास हैं कुछ जो पहाड़ी मूल के हैं, उनका भी स्ट्रीट घोष करके। तो नेपाल में भी हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानियां, हिंदी कविताएं बहुत सारी यहाँ लिखे जाते हैं। तो उनका भी समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के हिसाब से भी पीएचडी हो रहा है, उस पर भी एक बच्चे शोध कर रहे हैं। और इसमें है कि तुलनात्मक अध्ययन में भी कर रहे हैं। फिर प्रेमचंद, और प्रेमचंद को भी लेकर, प्रेमचंद और फिर बीपी कोइराला, वैसे दोनों अलग अलग धार के हैं। जहां प्रेमचंद सामाजिक है, वहां बीपी कोइराला मनोवैज्ञानिक है। लेकिन दोनों में जो नारी संवेदना है, जो नारी का उन लोगों ने वर्णन किया है, नारी के चरित्र को लेके, और नारी की किस तरह की है, उस पर उन्होंने, माने यहाँ भी एक बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। तो इस तरह से बैचलर से मास्टर डिग्री तक पीएचडी पढ़ाई चल रही है। अब बात आती है उपन्यास के बारे में। तो बैचलर में उपन्यास हम लोगों ने आवारा मसीहा रखा। वैसे जब जब पाठ्यक्रम चेंज होता है सर, तो हम लोग नए नए उपन्यास हर विधा को लाते हैं। कभी नाटक में चेंज करते हैं, कभी उपन्यास में, कभी कहानी संग्रह में, ताकि बच्चे सभी को पढ़े और सभी के बारे में समझे। क्योंकि होता क्या है, जो कोर्स के कारण ही लोग बहुत कुछ काम के, नौकरी के इसमें कुछ में लोग उलझे रहते हैं, जो ज्यादा बाहर का चीज नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए कोर्स में ही अगर हम लोग बदलाव करते रहेंगे तो बच्चे नए नए चीज पढ़ते रहेंगे। तो अभी हमारे यहाँ बैचलर में पढ़ाई हो रही है आवारा मसीहा के बारे में। तो आवारा मसीहा के बारे में जानती हैं कि विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा लिखा है। ये बंगाल के हैं, शरद चंद्र उपाध्याय की जीवनी पर लिखा गया है, चट्टोपाध्याय की जीवनी पर, जिनको लोग चरित्रहीन के भी नाम से जानते हैं। लेकिन वैसे को अगर ये आवारा मसीहा बना है
तो ये भी बहुत बड़ी बात है और इसको भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद है कि मास्टर डिग्री में हम लोग जब कहानी विधा, हर विधा की पढ़ाई होती है, शोध की पढ़ाई होती है, तो जब हम लोग गद्य विकास का क्रम पढ़ाते हैं कि गद्य का विकास कैसे हुआ, तो उसमें उपन्यास भी आते हैं, कहानी आते हैं, नाटक आते हैं और सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। जैसे अगर उपन्यास पढ़ाएंगे तो उसमें बाल मनोविज्ञान में तो देंगे, तो बाल मनोविज्ञान में आपका बंटी से बढ़ के बाल मनोविज्ञान शायद उतना अच्छा कोई नहीं हो सकता है। अगर हम लोग मनोविज्ञान पढ़ाएंगे तो जैनेन्द्र के बारे में पढ़ाएंगे, तो जैनेन्द्र के उपन्यास त्याग पत्र को पढ़ाते हैं कि त्याग पत्र में किस तरह से नारी मनोविज्ञान का, और वो जो त्याग पत्र वकील दे देता है जज अपनी बुआ के कारण, वो कैसे देता है, वो एक मनोविज्ञान पढ़ाते हैं। फिर हम लोग सामाजिक पढ़ाते हैं। सामाजिक में आ गया आपको प्रेमचंद आ जाते हैं, तो पहले तो गबन होता है, गोदान, ये सब है। लास्ट में हम लोग 4th सेमेस्टर में गोदान ले जाते हैं। तो प्रेमचंद के बारे में तो वैसे उनको उपन्यास सम्राट ही कहा जाता है और जितने सारे उनके उपन्यास हैं जो आज से कितने साल पहले लिखे गए, लेकिन आज भी कितने सांदर्भिक हैं और बच्चे किस तरह से रुचि से पढ़ते हैं, क्योंकि वो समाज से होता है और जब पढ़ते हैं तो उसमें रुचि जागती है, उसमें बहुत ज्यादा उनको उलझना नहीं पड़ता है। अगर बड़े घर की बेटी पढ़ाते हैं तो वो एक संस्कार जाता है कहानी में कि बड़े घर की बेटी है। बड़े घर की बेटी आपस में थोड़ा सा नानुकुर होता है, कुछ टेंशन होता है, कुछ बदलाव होता है, लेकिन जब देवर घर छोड़ के जाते हैं तो बड़े घर की बेटी एक अच्छे संस्कार वाली लड़की कैसे हस्बैंड को कह के देवर को मना लेती है। तो ये भी एक बच्चों पर एक प्रभाव डालता है, विद्यार्थियों पर एक प्रभाव डालता है कि संस्कार कैसा होना चाहिए, आप किस तरह से कहते हैं, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, घर को कैसे जोड़ना चाहिए। ये सब एक विषय पढ़ाने से मतलब है कि उनको सभी चीज से जोड़ के, जो समाज के लिए भी, जो अध्यात्म के लिए भी, जो चिंतन मनन करने के लिए कैसे होता है, तो ये सभी लेके आगे बढ़ा जाता है। अगर हम ईदगाह पढ़ाते हैं प्रेमचंद का, तो बाल मनोविज्ञान को देते हैं। एक छोटा बच्चा किस तरह से अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद के लाता है और जब उसके लिए उसके दोस्त सब उसका उपहास उड़ाते हैं तो वो कितना अच्छा से, कितना किस तरह से प्रेमचंद ने उसके मनोविज्ञान को उकेरा है कि वो चिमटा को अगर कंधा पर रख लेगा तो वो सिपाही बन जाएगा, किस तरह से वो मारेगा तो वो एक हथियार का काम करेगा, किस तरह से वो दादी को देगा तो रोटी सेकेगी दादी तो वो दादी का हाथ नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें हिंदी साहित्य जितना समृद्ध है, सच में अगर सही तरीके से और सभी जगह अगर उसको लेके कुछ रोजगार की भी व्यवस्था हो तो बच्चों में और रुचि जागेगी। ये तो चुकी है कि सब अपनी इच्छा से पढ़ते हैं, शौक से पढ़ते हैं, इसको रोजगार से नहीं जोड़ा गया है, तो बच्चों में ये थोड़ा सा दुविधा तो हो जाता है कि हम किस विषय को पढ़ें जो हम आगे बढ़े। और हिंदी से सही बात है कि और जगह में, नेपाल में या और जगह में हिंदी पढ़ के उन्हें रोजगार की सुविधा नहीं होती है। तो हम लोग इस चीज पर भी अगर फोकस मारे कि अगर हम लोग कहीं किसी देश में जहां रोजगार, जिस भाषा को हम लोग लेके बढ़ रहे हैं उस भाषा से अगर रोजगार की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं और कोई ना कोई ऐसा माने तकनीक निकाले या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जो भारत में हिंदी सर्वव्यापी है, तो क्यों ना और देशों में हम ऐसा कुछ करें जहाँ के बच्चे हिंदी पढ़ते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिले और वो और रुचि से पढ़ें ताकि आगे बढ़ा जाए। ये माने मेरे दिमाग में है, तो हम चाहते हैं सर आप लोग से भी शेयर करें, क्योंकि भारत तक ये मैसेज जाए और वो लोग भी इस चीज को समझे कि सभी जगह में सिर्फ शौक से पढ़ना एक अलग चीज है सर, वो खुशी से ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर इनको हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे तो और लोग शौक से पढ़ेंगे और इच्छा से पढ़ेंगे और उसमें दबाव में भी पढ़ेंगे कि इससे हमें रोजगार भी मिलेगी। तो ये एक कंसेप्ट, इसको भी हम लोग को विकास करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए और इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोग 4 सेमेस्टर की पढ़ाई में हर सेमेस्टर में हिंदी, जैसे काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, हिंदी आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास है और उसमें भक्ति रीतिकाल, भक्ति काल, जो भी आधुनिक काल, छायावाद, सभी पढ़ाई होती है। अभी फिलहाल प्रणामी साहित्य, जो प्रणामी कृष्ण की जो बात है, कृष्ण प्रणामी जो संस्था है सर, अभी हम लोग उसमें भी एक गोष्ठी किए थे, सेमिनार ही किए थे और वो भी हमको लगा कि वो भक्तकाल से जुड़ी हुई है
मैंने भक्ति काल आंदोलन से उनका साहित्य जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना उसको भी पाठ्यक्रम में रखा जाए। उन लोग का प्रणामी कृष्ण वाले सबका ये अनुरोध था, तो हमने बोला ठीक है, सही बात है, नया चीज आएगा और उसको हम लोग नेपाल के पाठ्यक्रम में रखेंगे। तो इस तरह से हमारा पाठ्यक्रम तो सही में थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा इस सेंस से कहेंगे कि इसमें जैसे सब पाठ्यक्रम होना चाहिए, हर पेपर में 4 सेमेस्टर तक शोध की भी, शोध प्रविधि कैसे है, शोध दर्शन क्या है, और थीसिस हम लोग मास्टर डिग्री में कंपलसरी है, तो उसमें जो थीसिस रखते हैं, बैचलर में भी अब हम लोगों ने थीसिस को कंपलसरी किया है, जिसमें भारतीय और नेपाली साहित्य को बच्चे, ठीक है थोड़ा ही लिखेंगे, बैचलर के बच्चे कहाँ तक पहुंचेंगे, तो छोटा ही होगा, लेकिन थीसिस तुलनात्मक अध्ययन भी होगा, और उस थीसिस के बहाने वो अन्य साहित्यकारों को भी जानेंगे। प्रवासी साहित्य भी हम लोग पढ़ाते हैं, और नेपाल में जो हिंदी साहित्य की रचना होती है वो हम लोग भी पढ़ाते हैं, और इस तरह से हिंदी का विकास और अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता है। बस थोड़ा सा है कि बच्चे सच में बहुत कम होते हैं, जो थोड़ा दुखद स्थिति उत्पन्न कर देती है, और बाकी अध्ययन के लिए तो बहुत अच्छा है सर। इसलिए आप लोगों ने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मौका दिया इसके लिए धन्यवाद, और सादर नमन सर। धन्यवाद डॉक्टर संजीता जी, आपने बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही अच्छे तरीके से नेपाल में जो हिंदी पढ़ाई जा रही है, किस तरह से पढ़ाई जा रही है, उसके बारे में हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब अगला पड़ाव जो है, हम पहुंचते हैं हमारे इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर सूर्यबाला जी की तरफ। डॉक्टर सूर्यबाला जी की जब मैं बात करता हूं और जब मुझे उनका परिचय देने को कहा जाता है, तो मैं उस परिचय को 2 भागों में बांटना चाहूंगा। पहला भाग तो है उनका जो औपचारिक परिचय है एक साहित्यकार के रूप में, तो वो तो मैं संक्षेप में मैं दूंगा, क्योंकि वो तो आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत आसानी से उपलब्ध है। सूर्यबाला जी एक, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतनी विधाओं में लिखा है, कहानी, उपन्यास, संस्मरण और व्यंग। तो ये एक चीज जो है वो सूर्यबाला जी को विशिष्ट बनाती है कि वो इन्होंने इन्हीं सभी विधाओं में लिखा है, और बहुत बहुत अच्छा लिखा है। उनकी साहित्यिक कृतियों में सिर्फ एक नाम मैं लेना चाहूंगा जिससे मेरा परिचय उनसे सबसे पहले हुआ, मेरे संधि पत्र। एक ऐतिहासिक उपन्यास मैं कहूंगा, 70 के दशक में लिखा गया, और एक धर्मयुग जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में धारावाहिक के रूप में छपना एक बड़ा मील का पत्थर मैं कहूंगा, जो सूर्यबाला जी को अपने शुरू के लेखन में प्राप्त हुआ, है ना। तो चलिए, बहुत से पुरस्कार उन्हें मिले हैं, प्रियदर्शिनी पुरस्कार, व्यंग्यश्री पुरस्कार, हरिशंकर परसाई स्मृति सम्मान। लेकिन अब मैं आता हूं एक छोटा सा जो मैं निजी परिचय देना चाहूंगा सूर्यबाला जी को, जिस तरह से मैंने जाना है। तो पहली बात तो ये कि क्योंकि सूर्यबाला जी आज हमारे बीच में हिंदी से प्यार है समूह का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो उस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हिंदी से प्यार है कि शुरू से हमें उनका बहुत ही स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें मिलते रहे हैं। हर कार्यक्रम में वो हमारे साथ में रही हैं, हमारी हर परियोजनाओं को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, अपना मार्गदर्शन दिया है। तो और तीसरी बात जो ये है कि मुझे सूर्यबाला जी को निजी रूप से भी जानने का सौभाग्य मिला है। अभी वो कुछ दिन पहले अमेरिका की यात्रा पर थी, और हमें उनकी जो कहना चाहिए मिठास और उनकी खुशबू हमारे साथ अभी तक मौजूद है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर सूर्यबाला जी को आमंत्रित करता हूं, और उनका विशेष आभार कि वो अपनी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद, उनके पाँव में कुछ थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया था जब अमेरिका से चलने वाली थी उसी समय, लेकिन उसके बावजूद वो आज हमारे साथ में हैं, और हमें आशीर्वाद देने के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। डॉक्टर सूर्यबाला जी। धन्यवाद अनूप जी। आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये धन्यवाद सिर्फ शब्दों का नहीं है, औपचारिक नहीं है, ये हिंदी में मुस्कुराते हुए बहुत गर्व पूर्वक आपको अपनी अंतरात्मा से धन्यवाद दे रही हूँ इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित करने के लिए। और ये मैं सिर्फ आपको नहीं, ये मैं विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस को, भारतीय उच्चायोग मॉरिशस और उसके साथ साथ महात्मा गांधी संस्थान, ओसाका विश्वविद्यालय जापान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल और उसके बाद आपका ये अभियान जो हर जन जन में हिंदी का अलग जगा रहा है। और हिंदी का अलग जगा रहा है तो प्रैक्टिकल बिल्कुल व्यवहारिक रूप से जगा रहा है, ये नहीं कि सिर्फ सिद्धांतों को लेकर चल रहा है। और अनूप जी ने अभी कहा कि मैं जुड़ी हूँ, हिंदी से प्यार है, तो इसलिए जुड़ी हूँ कि मेरी बहुत बड़ी दुख था कि हिंदी में सिर्फ व्याख्यान ज्यादा दिए जा रहे हैं और व्यवहारिक स्तर पर उतना काम नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए था। उस तरह का काम, उस तरह का जुनून, उस तरह का उत्साह, उस तरह का जीवट मुझे सबसे पहले ये हिंदी से प्यार है। ये जो समूह, ये जो अभियान, ये एक आंदोलन जो चलाया है, इस पूरे समूह को अकेले अनूप जी क्या कर लेते मुझे मालूम है, लेकिन एक नेतृत्व होता है, एक लोगों को जोड़कर जुड़ने की चीज होती है। और जिस स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है उसके मुझे बहुत से उदाहरण मिले हैं, इसलिए मैंने अनूप जी से कहा है। और यही कारण है कि जो अनूप जी ने कहा कि मुझे जो मेरा जो दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ है, वो मेरी स्पाइन में रीढ़ की हड्डी में हुआ है और मैं इस समय ब्रेसेस लगाकर बैठी हुई हूँ, वरना मैं बैठने की मुझे सख्त मनाही है। लेकिन मैंने बड़े ध्यान से आप सबको सुना और बड़ी मुग्ध हुई है सोच करके कि हमारी हिंदी यहाँ इस तरह जापान की हमारी जो है ये सुजुकी क्या इनका या जापान की ये युजुकी सासाकी, यहाँ की मॉरिशस की मधु कुमारी और उसके बाद ये यहाँ की ये आज जो है यहाँ की गायत्री कालीचरण, गायत्री देवी, आप सबको मैंने खूब ध्यान से सुना। और आप सब तक आने से पहले मैं पहले यहाँ ये विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव ये माधुरी रामधारी को सुना, मैंने ये शुभंकर मिश्र जी को सुना, मैंने डॉक्टर कृष्ण कुमार झा को सुना, मैंने डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी को सुना। तो जो एक आध नाम रह गए हों उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं लेट कर सुन रही थी, बैठ के मैं नहीं सुन पा रही थी। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों का ये संयुक्त आयोजन, ये आपने एक अनुष्ठान किया है बहुत बड़ा, और ये शुरुआत होने दीजिए बहुत अच्छी, ये इसी तरह ये सिलसिला चलता चले। और उससे भी अच्छी बात है कि आपने हिंदी साहित्य की एक एक विधा को लेकर, जैसे हमने देखा सुना कि पिछली बार नाटक पर हुआ था, अभी आप उपन्यास, और आप लोगों से बिल्कुल सच सच बताएं तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि हिंदी के इतने अच्छे उपन्यासों पर विदेशी विद्यार्थी इतना अच्छा बोल ले जाएंगे। तो मैं तीनों विद्यार्थियों को, तीनों शिक्षार्थियों को, तीनों वक्ताओं को अपने बहुत बहुत शाबाशी देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ, जिस तरह उन्होंने धारा प्रवाह बहुत अच्छे उपन्यासों का चयन किया और उस पर निश्चित समय पर, यह भी बहुत बड़ी बात होती कि जितना समय आपको दिया जाए उतने आपने बहुत अच्छे वक्तव्य प्रस्तुत किए। और अभी तो एक और मजेदार बात ये मैं सोच रही थी कि ज्यादातर ऐसा होता है कि हमारे साक्षात्कारकर्ता या हमारे पाठक या हमारे विद्यार्थी हमसे प्रश्न करते हैं, लेकिन अभी जैसे अभी संगीता वर्मा जी बोल रही थी और अभी उन्होंने बताया
कि किस तरह से अलग अलग व्यक्ति के विकास को देखते हुए, समाज के विकास को देखते हुए वो पाठ्यक्रम भी, उपन्यास भी उस तरह के लेते और बताते हैं लोगों को। और ये भी बताया कि और भी क्या कुछ हो तो बहुत अच्छा है। वेद प्रकाश सिंह जी ने बताया कि किस तरह से ये जापान विश्वविद्यालय में, ओसाका विश्वविद्यालय में किसी को पूरी छूट रहती है व्याख्याता को, कि वो प्रवक्ता को, कि वो अपने से आके अपना चयन करे और आकर लोगों को बताए, समझाए और अपना पाठ्यक्रम बनाए। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी ये कितनी चीजें आके बताते हैं। अभी कृष्ण कुमार झा जी ने बताया कि महात्मा गांधी संस्थान में क्या क्या हो रहा है। मन्नू भंडारी जो मेरी बहुत प्रिय लेखिका हैं, उनकी आपका बंटी पर और ये अपनी महाभोज को लेकर के बताया उन्होंने, आवारा मसीहा को लेकर संगीता वर्मा। तो इतने हिंदी उपन्यास हमारे विद्यार्थी विदेशों में पढ़ रहे हैं और ये सोच के मैं गर्वित हूँ और बहुत बहुत इस बात का मुझे, इस एहसास से मुझे ये बहुत सुखद है। तो मैंने जो कहा कि हमेशा विद्यार्थी हमसे प्रश्न करते हैं, आज मेरा मन हुआ कि ये पाठक और सबसे बढ़कर पाठक, मैं ये मानती हूँ कि एक लेखक, यहाँ तो उपन्यासकार की हैसियत से मैं कहूंगी कि अभी जैसे अनूप जी ने बताया कि मेरे पहले उपन्यास मेरे संधि पत्र और अब तक के अंतिम उपन्यास वेणु की डायरी जो राजकमल प्रकाशन से आया है, तो वेणु की डायरी को लेकर जिस तरह पाठक मुझसे प्रश्न करते हैं और मुक्त होकर, विभोर होकर प्रश्न करते हैं, अपनी बात कहते हैं, उसी तरह मैं आज अपने तीनों पाठकों, तो तीनों शिक्षार्थियों से प्रश्न करना चाहती हूँ कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, वो क्या उपन्यास से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उस उपन्यास से चाहते हैं कि उपन्यास में हमें ये मिले। और सबसे बड़ी चीज तो है ये युजुकी सासाकी की, कि उन्होंने गीतांजलि श्री के उपन्यास को लिया। गीतांजलि श्री का उपन्यास मुझे कहने में कोई नहीं है कि बड़े बड़े जो ये पाठक हैं, मर्मा के पाठक, वो बड़ा धैर्य मानता है, वो बड़ा गहरा उपन्यास है और उसका उतना ही अच्छा अंग्रेजी अनुवाद हुआ है। लेकिन उस उपन्यास को पढ़ना, समझना और उस पर बोलना, उन्होंने चाहे इंग्लिश में पढ़ा हो या हिंदी में पढ़ा हो, जो भी, पर वो एक हिंदी की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, इस तरह की ये बुकर पुरस्कार मिलना। और गीतांजलि की इस उपन्यास भी, गीतांजलि के दूसरे उपन्यास भी वो पढ़ें, माई पढ़ें या दूसरे भी। तो मैं तो बल्कि प्रश्न करना चाहती थी एक एक शिक्षार्थी से, शायद आपके इसमें है भी कि मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन उसके पहले ये बताऊं कि हम उपन्यासकार, हम लेखक जब लिखते हैं तो हमारे अंदर क्या रहता है। जैसे बहुत बड़ी चीज एक बताऊं आपको कि हमारे अंदर क्या द्वंद रहता है। लोग कहते हैं कि स्वांतः सुखाय लिखो, अपने अपने सुख के लिए, हम अपने सुख के लिए लिखते भी हैं। कोई हम पर दबाव डाल करके, कह करके कि आप ये फला विषय पर, फला चीज पर ये लिखिए, वो चीज सपाट हो जाती है, सतही हो जाती है। उस पर आप कोई ऐसी चीज नहीं दे पाएंगे जो शिलालेख की तरह हमारे पढ़ने वालों के अंदर बैठ जाए, हमेशा के लिए रह जाए, नहीं दे पाएंगे। तो क्या है, जो हमसे कहा जा रहा है वो नहीं, जो हमारा मन कह रहा है, जब हम वो लिखते हैं तब वो पाठक के अंदर प्रवेश करता है और पाठक को उद्वेलित करता है, झकझोरता है किसी तरह अपने लेखक से जाकर संवाद करने के लिए। तो मैं यही होता है, हम भी जब लिखते हैं, मैं आपसे बताऊं, स्वांतः सुखाय में लिख लिया, लेकिन जिस क्षण हमारा उपन्यास, चाहे वेणु की डायरी हो या गुनाहों का देवता हो या वो आवारा मसीहा हो, आवारा मसीहा आत्मकथा मतलब जीवनी है, या वो अभिमन्यु अनंत जी का हो या गोदान हो, गमन हो, जिस क्षण हम कोई कालजयी रचना भी
हम अपने पाठकों के सामने प्रकाशन में जब लाते हैं तो हमारा बहुत बड़ा दायित्व होता है कि हम अपनी पाठक की अंजलि में क्या दे रहे हैं, पाठक उनसे क्या ग्रहण कर रहा है। संगीता वर्मा जी ने बहुत अच्छा किया कि हम क्या संस्कार दे रहे हैं बड़े घर की बेटी से। आप सोचिए 100 साल से भी ऊपर 150 साल हो गए प्रेमचंद जी को, और आज भी उनकी बड़े घर की बेटी, आज भी उनका गोदान, आज भी उनका गमन, आज की उसमें वैसा ही, इसको कहते हैं कालजयी, समय के आर पार चले जाने वाली कृति। मैं आपसे बताऊं, अभी अनूप जी ने कह दिया इसलिए कि मेरे संधि पत्र पतला सा उपन्यास 2.5 वर्ष की मैं लेखिका, आज भी मेरे पाठक मुझसे कहते हैं कि दीदी आपका ये उपन्यास 44 वर्ष की यात्रा कर चुका है, 43 वर्ष की यात्रा कर चुका है, इतनी यात्रा और करेगा। तो लगता है कि ऐसा दे पाए जो पाठक तक पहुंच पाया, पाठक की अंजलि में कुछ आए। तो मैं सबसे पहले ये सोचती हूँ कि जब हम प्रकाशित करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसे पढ़ने में पाठक को बहुत कठिनाई हो। हालांकि ये भी आपको एक बड़ी नई बात बताते हैं जो हम महसूस करते हैं कि पाठकों के भी की कई श्रेणियां होती हैं, कई वर्ग होते हैं। कुछ पाठक होते हैं जो सिर्फ भावनात्मक संवेदनात्मक पढ़ना चाहते हैं, कुछ पाठक होते हैं जो चरम वैचारिक पढ़ना चाहते हैं, कुछ पाठक होते हैं जो कुछ नई तलाश, कुछ खोजपूर्ण कहा जाते हैं, और कुछ बहुत गहरे डूबना चाहते हैं। एक ही कृति को ये अपनी जो इन्होंने बोला अभी जापान के सुजुकी ने, तो वो पढ़ेंगे अंदर तक और उसी कृति को दूसरे कहेंगे भाई इतना गहरा नहीं पढ़ा जा रहा। यही चीज बहुत से उपन्यास है जहां लंबे विवरण आते हैं। तो मैं तो उनसे पूछना चाहूंगी जो हमारी आज की शिक्षार्थियां हैं, अनूप जी आप बताइए कि मैं उनसे कैसे क्या उनसे मैं प्रश्न बात उनसे 2-2 मिनट 3-3 मिनट कुछ आपने लिखा है वो करना है या नहीं करना है जी, क्योंकि मैं तो अपनी बात कही दूंगी। माधुरी जी आप बताइए, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि हम अपना जो औपचारिक कार्यक्रम है, आपका जो भाषण है वो हम लोग समाप्त कर दें और उसके बाद हम लोग आपस में जुड़े रहें और हम लोग बातचीत करें। एक तो तरीका ये हो सकता है, और एक यही हो सकता है कि हम अभी आप एक एक प्रश्न उनसे अगर पूछना चाहें और वो प्रतिभागी अगर बोलना चाहें तो दोनों ही तरीके संभव हैं। माधुरी जी आप लगता है जी मुझे लगता है कि डॉक्टर सूर्य बालाजी के वक्तव्य का एक अंश है यह विद्यार्थियों के साथ प्रश्नोत्तर करना। तो विद्यार्थी मंच पर अभी उपस्थित हैं, तो कृपया आप प्रश्न करें। हाँ, ये मेरे ख्याल से अच्छा विचार है कि हम लोग इसको संवाद बनाएं ज्यादा की एक भाषण की तरह। विद्यार्थियों के उत्तर के आधार पर मुझे लगता है कि डॉक्टर सूर्य बालाजी आगे का मूल्यांकन करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यही मंतव्य था क्योंकि मैंने पढ़ा आपका जो भेजा था सर्कुलर, उसमें था कि सूर्य बालाजी 2-2 3-3 मिनट उनसे बात करेंगी, शायद ऐसा मुझे लगा था। या लोग चलिए अब तो करेंगे ही हम लोग। तो सुजुकी आपके साथ में हैं सूर्य बालाजी, तो आप उनसे। तो सुजुकी आप हमें ये बताइए कि आपको इसमें ये टूम ऑफ द सैंड जो है, रेत समाधि, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी? किस चीज ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया? धन्यवाद। मैं रेत समाधि के बारे में बस थोड़ा मैंने पढ़ी, इसलिए मैं पूरा कहानी नहीं समझती हूँ, लेकिन इस उपन्यास में
इस उपन्यास भारत पाकिस्तान में दिखा जाता है, इसलिए दोनों देशों के बारे में जानने के लिए मैं ये उपन्यास बहुत अच्छी लगी। इसलिए मुख्य रूप से माँ बिना वीजा पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में पुलिस से पाकिस्तान में अनेक जगह जाती है, लेकिन वे गोर मर जाती है। इसलिए वहां पढ़कर मैंने समझा कि दोनों देशों में क्या क्या होते हैं। और इस उपन्यास बहुत पुराना उपन्यास नहीं है, क्योंकि ये 2018 में गीतांजलि श्री जी ने लिखा। इसलिए मैं सचमुच मैं बिल्कुल समझ गई क्या कहना चाहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आपका जो चाहती थी वो प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। कि आपको इस उपन्यास का क्या सबसे अच्छा लगा। बहुत बहुत सेंसिटिविटी, संवेदना इस उपन्यास की, उसी ने आपको सबसे अधिक आपके हृदय को प्रभावित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत मैं मधु जी से पूछूंगी। आपने बोला था शायद गोदान पर। जी मैम। तो थोड़ा सा बताइए आपने, क्योंकि आपको पता है आपने गोदान पर बोला था। बहुत अच्छी बात बोली कि उस समय भी धनिया ने उसका स्त्री का सिलिया का पक्ष लिया। जी मैम। और इतना ही नहीं, धनिया सवर्णों से भिड़ गई। तो ऐसी स्त्री प्रेमचंद जी ने की। आपको गोदान में क्या चीज, क्योंकि आपने पढ़ा, आपको सुनने से लगा, तो आपको क्या गोदान में किस बात ने प्रभावित किया? मैम मैं गोदान को जहां तक पढ़ी तो मुझे जो है वो गोदान में प्रेमचंद्र का जो है वो नारी शक्ति के ऊपर में जो उन्होंने लिखा, हिम्मत दी धनिया के माध्यम से कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। उसका जो पति होरी है वह अपनी यहाँ पे पुरुष और स्त्री के बीच में जो असमानता है उसको भी दर्शाते हैं। चूंकि होरी जो है जानता है कि मेरा भाई जो है वो गौ हत्या किया है, लेकिन वो फिर भी पुलिस के सामने में नाम नहीं लेता, इज्जत प्रतिष्ठा के कारण। यहाँ भी जो उसकी पत्नी धनिया है वो उसका विद्रोह करती है कि जो है सत्य जो है वो सत्य को उजागर करना चाहिए। इसके लिए लोक लाज समाज कहीं कुछ भी हो, वो सत्य से बड़ा नहीं है। और वहां पे पुरुष का अहंकार दिखाता है कि वो जो होरी है वो अपनी पत्नी को सबके सामने में पीटता है, फिर भी जो है जी वो फिर भी जो है उसको पीटता है, फिर भी जो है वो उसके भीतर में जो वो सत्य कहने की जो वो परंपरा है उसको वो छोड़ती नहीं है। यहाँ पे वो एक और इसका धनिया का चित्रण में दिखाया गया है कि जो उसकी वो अपनी बहू जो है बाल विधवा जो है, उसकी पत्नी उसकी बहू झुनिया, उसको भी वो क्या करती है, सहारा देती है। ये नहीं है कि वो अपना बेटा जो है यहाँ पे उसका मतलब माता का प्रेम को जो है वो दबा देती है कि मेरा बेटा घर से जाए तो जाए, लेकिन मैं इसका जो है ये चूंकि मेरा बेटा गलती किया है तो उसका सुधार मैं करूंगी। और वो जो है अपने झुनिया को जो है वो सहारा देती है। उसी तरह वो जो सिलिया चमारिन है, सिलिया चमारिन को भी वो सहारा देती है। सिलिया चमारिन को कोई नहीं सहारा देता, उसको प्रेम में जो है वो
एक पंडित का जो लड़का है मतीराम, वो उसको अपने प्रेम जाल में फंसा कर एक रखेल बनाना चाहता है। यहाँ पे भी जो है वो प्रेमचंद्र जो है वो जो हमारे समाज में उस समय और अभी भी व्याप्त है, नारियों के प्रति जो है वो धोखाधड़ी, प्रेम जाल में फंसाना, वो उस समय वो सिलिया को फंसा कर गर्भवती करके छोड़ देता है। सारा समाज जो है उसको थू थू करता है, लेकिन फिर भी वहां पे धनिया अड़ी रह जाती है। वो जानती है कि मेरा समाज जो है वो विद्रोह करेगा, और किया भी। समाज ने उसको अलग कर दिया, जिसके कारण उसे बहुत सारे, उसके पति को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसके पति को लगान देना, जी बहुत बहुत लगान दे, धन्यवाद जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं समझ गई कि आप लोग ने कृति को अपने मतलब अपनी पूरे वैचारिक दृष्टि से उसको समझा है, इतनी गहराई से उसमें डूबी है, चाहे सुसुकी हो चाहे आप हो। और अभी मैं ये गायत्री से भी थोड़ा सा पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता है समय बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन चूंकि ये आपके निमंत्रण पत्र में था कि उनसे बातचीत होगी, इसलिए मैंने कहा। तो आप बताइए गायत्री थोड़ा सा, क्योंकि अभिमन्यु अनंत जी, मैं आपको बताऊं, जब यहाँ आए थे मुंबई तो मेरे साथ फोन करके मैंने उनके 2-3 कार्यक्रम और उनकी चीजें और उनके उपन्यास लाल पसीना और उसमें, और आपने अभिमन्यु अनंत के उपन्यास को लिया, ये मुझे अच्छा लगा। तो आप किसी भी, अब मैं एक वही प्रश्न तीनों से ही कर रही हूँ और एक ही प्रश्न कर रही हूँ, बस उसका आप संक्षेप में मुझे उत्तर दीजिए कि इसमें आपको सबसे क्यों लिया और क्या सबसे अच्छी चीज लगी। पाठक उपन्यासकार से चाहता क्या है? जी, हम प्रवासी उपन्यास जब मैंने पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वयं अतीत में चली गई, जहां हमारे पूर्वज मॉरिशस पधारे थे प्रवासी के रूप में। ऐसा लगा जैसे मैंने उनके द्वारा झेले गई समस्याओं की अनुभूति की है। उनकी विषमताओं को झेलने के बाद भी उन लोगों में एकता थी, और आज भी मॉरिशस के लोगों में एकता है। सब साथ में रहते हैं यहाँ पर, अनेकता में भी एकता है। और जैसे कि उपन्यास में अनंत जी ने दिखाया है कि चाहे जहाज में अन्य धर्म के लोग थे, फिर भी वे एकता के साथ रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना ही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि समय बहुत हो गया है। मैं आप तीनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सुजुकी जी ने भी जिस तरह पढ़ा था पूरा श्री के उपन्यास को लेकर, मुझे बहुत अच्छा लगा पूरा कार्यक्रम। अनूप जी आपको और माधुरी जी आपको, शुभंकर मिश्र जी, सभी को मैंने बहुत ध्यान से सुना। माधुरी जी तब तक मैं नहीं वो कर पाई थी और आप मुझे नहीं देख रही थी, लेकिन मैं आपको देख रही थी। बहुत बड़ा दायित्व आपने संभाला है विश्व हिंदी सचिवालय का। तो आप सबको बहुत 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 आप सबका अभिनंदन, और साथ ही आभार मेरा कि आपने मुझे, और अनूप जी को तो आभार के लिए नए शब्द लाने होंगे। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। हाँ जी सर, आपने ये जो बच्चों के साथ बातचीत की, उसने इस कार्यक्रम को एक नया आयाम दिया है मेरे ख्याल से, और हम इस पे विचार करेंगे कि हम उसको नियमित रूप से हम लोग इस तरह इस कार्यक्रम में जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव श्री डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को। शुभंकर मिश्र जी का परिचय मैं छोड़ देता हूँ। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, और उनका विश्व हिंदी सचिवालय से जुड़ना एक अच्छी ठंडी बयार की तरह लगता है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रण का दायित्व मुझे दिया गया है,
और मैं समझता हूं कि आप सब लोगों ने जहां जहां प्रतिभागियों ने काम किया, जो अच्छा किया, उन सबको आप साथ साथ धन्यवाद देते रहे हैं। लेकिन औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन का काम मुझे मिला है, इसलिए मैं सबसे पहले स्वागत भाषण के लिए डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस का आभारी हूँ कि उन्होंने न केवल कार्यक्रम के उद्देश्य को आप सबको बताया, आप सबका स्वागत किया और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की। हम सब जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर हम उपन्यास पठन, न केवल पठन और उसकी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज सही मायनों में जब हम प्रतिपूरक प्रश्नों के माध्यम से इस पर चर्चा कर रहे थे, तो एक अच्छी बात ये निकल कर आई कि उससे न केवल हमने पढ़ने की प्रवृत्ति की तरफ ध्यान दिया, बल्कि उसके आत्मबोध की प्रवृत्ति की ओर भी आगे हम अग्रसर हुए हैं। मैं प्रतिभागी युजुकी सासाकी का आभारी हूँ। आप तृतीय वर्ष की विद्यार्थी हैं, ओसाका विश्वविद्यालय जापान से हैं। आपने हिंदी साहित्य के जो सर्वश्रेष्ठ जो गीतांजलि जो 2012 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं, गीतांजलि श्री के उपन्यास बुकर से सम्मानित हैं, तो उनकी उपाधि उपन्यास रेत की समाधि को चुना। यह उपन्यास अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंदी साहित्य की बधी बधाई परिपाटी को चुनौती देता है और रोजमर्रा के जीवन के असाधारण तत्वों की अभिनव बनावट है, मुझे लगता है। और जिस तरह से आपने प्रतिपूरक प्रश्न में आपने जिस तरह से प्रश्न का जवाब दिया, तो उससे मुझे ये लगा कि आपने उसके तथ्य, न केवल तथ्य को बल्कि उपन्यास के पूरे मर्म को बखूबी समझा है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ मॉरिशस से जुड़ी गायत्री महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस की तृतीय वर्ष की छात्रा हैं, BA हिंदी की छात्रा हैं। आपने प्रवासी लेखन के बारे में आदरणीय अभिमन्यु अनंत जी के उपन्यास के बारे में चर्चा की, गिरमिटिया मजदूरों के बारे का चित्रण किया। आपने अप्रवासी साहित्य को जिस तरह से रेखांकित किया और प्रतिपूरक प्रश्न के माध्यम से जिस तरह से आपने ये कहा कि हमने उसके अनुभव को समझा, ऐसा लगा कि जैसे हम खुद सह रहे हैं, तो ये एक जो जनरलाइजेशन है, तो इसका मतलब ये है कि अभिमन्यु अनंत अपनी रचना धर्मता में, अपने रचना कर्म में, अपनी रचनाशीलता में सफल रहे हैं। क्योंकि जब पाठक ये समझने लगे कि मैं उसकी जगह पे हूँ और आप एक साधारणीकरण की बात से कनेक्ट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये लेखक सफल होता है और आपने उसके उद्देश्य को पूरा किया। आपने जिस मर्म को समझा, वाकई मार्मिक प्रसंग था कि जिस तरह से गिरमिटिया के ऊपर, मजदूरों के ऊपर उस समय में अत्याचार हुए थे और बावजूद इसके न दैन्यम न पलायनम के साथ में उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश को सजाया, तो निस्संदेह महत्वपूर्ण है और बड़ा प्रेरक है हम सब के लिए। बहुत बहुत आभार गायत्री आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मैं प्रतिभागी नेपाल से जुड़ी मधुलाल जी का आभारी हूँ। मधुलाल जी, आप त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल में MA की छात्रा हैं और निश्चित रूप से आपकी समझ हिंदी उपन्यास के बारे में बहुत अच्छी है। आपने शुरू में ही उपन्यास शब्द की व्याख्या की, मुझे बहुत ही उचित था कि उपन्यास का मतलब उपन्यास, जो हमारे सामने में कोई थाती सामने, जो धरोहर सामने लाकर रखे, वो उपन्यास कहलाता है। आपने जिस तरह से शाब्दिक अर्थ के माध्यम से, इटिमोलॉजिकली जिस तरह से उपन्यास की व्याख्या की, वो बहुत ही अच्छा था और बहुत प्रासंगिक लग रहा था कि क्यों हम उपन्यास पढ़ते हैं, और उपन्यास की विधा को आपने सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया। आपने जिस तरह से प्रतिपूरक प्रश्न में नारी प्रधान, नारी के प्राचीन, न केवल प्राचीन नारी विमर्श को सामने लाया, बल्कि अर्वाचीन नारी विमर्श की बात की, निस्संदेह प्रेरक है। और मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से इसको रेखांकित किया, एक नई व्याख्या देने की कोशिश की, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और निश्चित रूप से आप जैसे छात्र जब हिंदी में आगे शोध में जाएंगे तो ज्ञान परंपरा को जरूर का विस्तार मिलेगा। बहुत बहुत आभार आपका। मैं ओसाका विश्वविद्यालय के अतिथि प्राध्यापक श्री वेद प्रकाश जी का हार्दिक आभारी हूँ। वेद प्रकाश जी ने कई उपन्यासों की चर्चा की, जापान में विशेषकर ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी शिक्षण परंपरा की बात की
निश्चित रूप से ओसाका विश्वविद्यालय में जिस तरह से लचीलेपन, पाठ्यक्रम का लचीलापन है, वो निस्संदेह हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है कि हम लोग कैसे बच्चे स्वयं अपना पाठ्यक्रम का निर्धारण करें, या जो प्रोफेसर्स हैं, जो अध्यापक गण हैं, कैसे उनका निर्धारण करें। तो ये एक अच्छी बात है कि हमें वो चीज पढ़ने को मिल रही है पाठ्यक्रम में जो चीज हम चाहते हैं। तो ये एक बड़ी बात है, ये अभिनव प्रयोग है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने इस बखूबी उपन्यास परंपरा की परंपरा को जीवित रखने की बात ओसाका विश्वविद्यालय में की है, या फिर हिंदी शिक्षण परंपरा के फलक को, जापान में उसके फलक को उपन्यस्त करने का यहाँ प्रयास किया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आपके नेतृत्व में मुझे लगता है कि जापान में हिंदी शिक्षण की परंपरा सुरक्षित है। बहुत बहुत आभार आपका सर। मैं आभारी हूँ डॉक्टर कृष्ण कुमार झा जी का। डॉक्टर कृष्ण कुमार झा जी हिंदी विभागाध्यक्ष हैं महात्मा गांधी संस्थान के। आपने समाज जीवन को समग्रता से देखने के माध्यम से आपने बताया कि कैसे समाज को उपन्यास समग्रता से देखता है। आपने उपन्यास के मानव चरित्र को समस्त रूप से उपन्यस्त करता है, इस बात को परिभाषित करने का अच्छे सरल शब्दों में परिभाषित किया है। आपने पाठ्य पुस्तकों में उपन्यास की उपादेयता और प्रासंगिकता के बारे में चर्चा की। आपने उच्च शिक्षा में मॉरिशस में हिंदी शिक्षण की परंपरा को रेखांकित किया, उसकी उपादेयता को बताया। आपने विभिन्न उपन्यासकारों के बारे में जो संक्षेप में ही सही लेकिन सबके प्रसंगों को छुआ, वो निस्संदेह इस व्याख्यान को एक समग्र रूप में प्रस्तुत करता है। बहुत बहुत आभारी हूँ मान्यवर आपका कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपने संदर्भ में आपने उपन्यास शिक्षण की प्रवृत्तियों को जिस बारीकियों से समझाया, निस्संदेह इसके कार्यक्रम की संपूर्णता को व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं नेपाल से जुड़ी डॉक्टर संजीता वर्मा जी, हिंदी विभागाध्यक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल का आभारी हूँ। आपने कार्यक्रम की उपादेयता को सरल शब्दों में रेखांकित किया, नेपाल विश्वविद्यालय में हिंदी शिक्षण की परंपरा को बताया। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा के शोध परंपरा की बात की। आपने उपन्यास कथा लेखन की समृद्ध परंपरा जो नेपाल में है उसके बारे में किया, और एक बहुत वाजिब प्रश्न उठाया कि रोजगार की समस्या मुझे लगता है कि न केवल हिंदी के छात्रों के लिए है बल्कि समग्र रूप से रोजगार की समस्या है। और उसका मुख्य कारण हम सबको पता है कि रोजगार से हम क्यों, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है ये तो, कि हम सबको नौकरियों में, और नौकरियों में भी किस तरह की नौकरी सब चाहते हैं। क्या हिंदी पढ़ने का व्यक्ति, ये तब तक है कि जब तक हम स्टीरियोटाइप चल रहे हैं कि हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति केवल अध्यापक बनेगा या स्कूल में अध्यापक बनेगा, कॉलेज में अध्यापक बनेगा। लेकिन हमें इस तरह से लोगों को ट्रेन करना होगा, प्रशिक्षित करना होगा कि हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति चाहे तो पढ़ने या पढ़ने वाली व्यक्ति जो भी हैं वो किसी भी क्षेत्र में जाए तो वो हर तरह के काम को कर सकें। तो हमें इस तरह से भी इस चीज को देखना होगा आगे चल करके। ये विमर्श का विषय है कि कैसे हम, विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है विषय, लेकिन जिस तरह से हम उन्हें प्रशिक्षित करते हैं कि वो कैसे समाज में अपनी उपादेयता को बना सके, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर विमर्श अभी होना है। भारत में भी विमर्श हो रहा है, नेपाल में भी विमर्श हो रहा है। अच्छी बात है कि आप हमारे पड़ोसी देश के हैं और बहुत अच्छा विमर्श है ये। हो न हो, कुछ न हो, लेकिन यदि हम उन सब में डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल डेवलप करें तो मुझे लगता है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए काफी अच्छा होगा। और वो हम उनसे ये कहते हैं कि केवल जो डाइवर्सिफाइड रोल में हिंदी के छात्र आए तो बेहतर है। बहुत बहुत आभार आपका। आपने बड़े सरल शब्दों में जिस प्रश्न को जिस संजीदगी के साथ उठाया, बहुत बहुत आभार आपका मैम। मैं डॉक्टर इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर सूर्यबाला शर्मा जी का आभारी हूँ। आप हिंदी से प्यार हैं और उसके अभियान से जुड़ी हुई है, इस हिंदी के अनुष्ठान में जुड़ी हुई हैं। आपने बड़े सरल शब्दों में आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि लोग व्याख्यान देते हैं और क्रियान्वयन उनका अधूरा रहता है। बिल्कुल सही बात है। जयशंकर प्रसाद ने भी कहा था कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यही विडंबना जीवन की। इस प्रश्न में भी यही आता है कि यदि हम केवल व्याख्यान देते रहेंगे और जमीनी स्तर पर हम उसके क्रियान्वयन की बात नहीं करेंगे तो शायद हम अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपसे हमें बहुत दिशा निर्देश, कई तरह के दिशा निर्देश मिले, आपका आशीर्वाद हमें मिला, और आपने जिस तरह से कार्यक्रम की शैली में थोड़ा सा परिवर्तन किया कि उन बच्चों से प्रश्न पूछे, तो ये जो था एक बड़ा जीवंत लग रहा था कि किस तरह से बच्चे क्या सिर्फ केवल
पढ़ने के लिए, पठन करने के लिए आए हैं, तो नहीं, अब ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये हो गया कि हम केवल हिंदी उपन्यास के पठन की ओर का बढ़ावा नहीं दे रहे, हम उसमें पठन के साथ साथ आत्मबोध की बात को भी उनको मनन करने के लिए, विमर्श करने का एक माध्यम, एक मंच प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने बड़े ही सारगर्भित शब्दों में हमारे कार्यक्रम के बारे में बताया और अपने मिशन के बारे में बताया, और जिस तरह से आपने हमारे सारे प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हार्दिक आभार आपका। मैं आभारी हूँ मंच संचालन के लिए श्री अनूप भार्गव जी का। अनूप भार्गव जी ने जिस तरह से, मैं कहता हूँ कि इसके लिए संस्कृत में शब्द है सूत्रधार, आप सूत्रधार रहे हैं, हम लोग कठपुतली की तरह आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक। और आप जिस तरह से आपने बखूबी मंच संचालन का कार्य किया, सारगर्भित शब्दों में सबको परिचित कराया, हम सब के बारे में, उन सब के उनकी बखूबी, उनकी बारीकी, उनकी जो है आप कहते थे व्यक्तित्व की खूबियों के बारे में बताया, निस्संदेह हमारे लिए बड़ा प्रेरणाप्रद रहा। आपने बड़े ही सटीक, सरल, सधे शब्दों में इस कार्यक्रम का संचालन किया। बहुत बहुत आभार आपका। मैं उन समस्त युवा साहित्य प्रेमी, हिंदी साहित्य के शिक्षक एवं हिंदी साहित्यकार का भी आभारी हूँ, जो आभासी रूप से फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे उद्देश्य को दूर दूर सुदूर तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत आभार। मैं भारतीय उच्चायोग का विशेषकर आभारी हूँ, हिंदी से प्यार है का आभारी हूँ, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस, ओसाका विश्वविद्यालय जापान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल, जिनके इन सब के तत्वावधान में यह कार्यक्रम हुआ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय मॉरिशस। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद शुभंकर जी। और मेरे ख्याल से अब हम कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति करते हैं। और जी सर, एक बार हमसे जुड़े रहिए, स्नेह बनाए रखिए, और हम अगले महीने फिर एक और